स्वाधीनता संग्राम की साक्षी और भागीदार और उत्तर भारत की सबसे प्राचीन संस्था कन्या महाविद्यालय में विदेश में हिंदी दशा और दिशा विषय पर हम अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास आभासी पटल पर जुड़े हैं नॉर्वे से श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी और उज्जैन से प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। हमारे बीच उपस्थित है माननीय प्राचार्य डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी की, जो कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं और अंग्रेजी साहित्य की छात्रा और प्राध्यापिका रह चुकी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी केएमवी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा रह चुकी हैं और इनका हिंदी प्रेम निर्विवाद। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हम उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। समारोह से पूर्व दीप प्रज्वलित करना कन्या महाविद्यालय की पावन परंपरा है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तो आइए ज्योति जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मैं एक प्रार्थना करूंगी सबसे कि अपने माइक्स को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है जी और ज्योति प्रज्वलन के और बाद में भी इस तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ये कॉलेज में जो टीचर्स मैडम आप अपने आप को ऑन कर लें, अनम्यूट। मैं सबको ये प्रार्थना कर रही थी कि अपना जो माइक है उसको म्यूट पे रखिए, क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो। जी ईश्वर के प्रति आराधन करने के उपरांत आइए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। महोदय, कन्या महाविद्यालय वह संस्था रावी नदी के किनारे जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरंगा थमाया था और वंदे मातरम गाया था। आज संस्था की बागडोर प्राचार्य जी के मजबूत हाथों में है। आपके कार्यकाल में कॉलेज को विरासत संस्था का खिताब मिला। आप ही के अथक प्रयासों से कॉलेज स्वायत्त संस्था बनी। यूजीसी की ओर से इसे पुनः ए ग्रेड प्राप्त हो चुका है।
डीबीटी की ओर से इसे स्टार कॉलेज की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। साइंस और कॉमर्स की तरह कॉलेज को बी वॉक, एम वॉक के कोर्सेज सबसे पहले मिले हैं। इसमें प्राचार्य जी की लगन और अथक परिश्रम छिपा हुआ है और उनके परिश्रम से न जाने कितने सितारे इस संस्था के आंचल में आकर गिरे हैं। इसी क्रम में आज ये महाविद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये महाविद्यालय इसी प्रकार उन्नति के नवीन आयामों को छूता रहे। अब मैं कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर ले चलती हूँ आपको। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि हिंदी विभाग का आरंभ कन्या महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही जुड़ा हुआ है। हिंदी विभाग में बीए ऑनर्स और एमए के अतिरिक्त 1 वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा, हिंदी में सृजनात्मक लेखन, हिंदी पत्रकारिता प्रशिक्षण डिप्लोमा भी चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्त संस्था के अंतर्गत हिंदी में पीएचडी भी शुरू की जा रही है। विभाग में छात्राओं को शोध के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उन्हें शोधालेख लिखने की शिक्षा दी जाती है। विभाग की ओर से ही 2005 से उन्मीलन शोध और सृजन पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। हम केवल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस नहीं मनाते, अपितु हमारे लिए हर दिवस हिंदी दिवस है। छात्राओं में अपनी भाषा के प्रति अनुराग जगाने के लिए अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और उनके लिखे शोधालेखों के आधार पर प्रयास नामक पत्रिका निकाली जाती है। नई कलम नए रंग छात्राओं और प्राध्यापकों का रचनात्मक प्रयास है जिसमें नवोदित लेखन को पुरस्कृत किया जाता है और इन सब में हमारे सरपरस्तों का हाथ है, अर्थात संस्था की प्रबंधकर्त्री सभा के प्रधान श्री चंद्रमोहन जी का और विशेष रूप से प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी का साया हमारे ऊपर है। उन्होंने हमें खुला हाथ और अपना साथ दिया है ताकि हम नई राहों को पहचान सकें, नए आयामों को खोज सकें। हिंदी भाषानुरागी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखती हैं। भाषा और साहित्य के प्रति आस्था इन्हें परिवार से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। अब मैं प्राचार्य जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे विदेश में हिंदी की दशा के संबंध में बात करते हुए आमंत्रित विद्वानों का अभिनंदन करें। माननीय प्राचार्य जी। धन्यवाद विनोद। सबको बहुत नमस्कार, जय हिंद। और सभी आज के जुड़े हुए जो विद्वान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं हमारे जो विशेष मेहमान हैं, हमारे श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी जो नॉर्वे से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और उनकी उपस्थिति आप सब देख पा रहे हैं, और प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी जो उज्जैन से हमारे बीच में हैं, वह भी हमारे विशिष्ट विख्याता हैं और जो बीज वक्ता हैं आज के, वह श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के युग में हम जहां पर्सनली नहीं मिल पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस वक्त हम वर्चुअली इस तरह की आपस की बात में जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, कॉलेज की टेक्नोलॉजी टीम को और बाकी सबको जिन्होंने ये सुविधा हमें दी कि इस समय की चुनौतियों के बावजूद कन्या महाविद्यालय में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमने अपनी गतिविधियों को कोई विराम दिया हो या किसी प्रकार की कोई मुश्किल हमारे सामने हमें लगी हो, क्योंकि जब किसी चीज का पैशन होता है, उसकी लगन होती है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। हमारे विद्यालय की जो सुगंधी है वह पूरे देश में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी हर जगह पहुंची हुई है। और इस समय मैं यही कह पाऊंगी कि मानवता की सेवा में और नारी शिक्षा के उत्थान में, एम्पावरमेंट के लिए जो काम 1886 से यहाँ होता आ रहा है, आज भारत में भी कहा जाता है लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन यह वह संस्था है जहाँ 1886 से यह काम
होता ही नहीं आया, लेकिन उसकी शुरुआत इस पावन धरती पर हुई थी। सो बहुत गर्व है हमें इस पूरे परिवार के ऊपर, हमारे उन लोगों ने जिन्होंने इस एक सामाजिक उत्थान की शुरुआत की, एक रिसर्जेंस या एक रेवोल्यूशन का उसे नाम दिया जा सकता है, जब लड़की की नारी शिक्षा के लिए एक आवाज उठी और एक कार्य शुरू हुआ। कन्या महाविद्यालय के बाद बाकी के भारत के राज्यों में नारी शिक्षा के बहुत से संस्थान इसी मॉडल के ऊपर खुले। महात्मा गांधी ने हरिजन किताब में लिखा भी है कि कन्या महाविद्यालय के स्वरूप, उसके मॉडल के मुताबिक गुजरात विश्वविद्यालय या गुजरात शिक्षा पीठ की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह का विद्यालय, उस तरह की धरती पे हम बैठकर देशभक्ति को सीने में लिए हुए, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस विद्यालय का बहुत अहम हिस्सा रहा है। डॉक्टर विनोद ने कुछ झलकी हमें दी भी। 5 प्रेसिडेंट और 5 प्रधानमंत्री भारत के यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं, और उसके अलावा बहुत से शिक्षाविद, बहुत सी इस तरह की पर्सनालिटीज जिन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया और हमारे विद्यालय के साथ मिलकर इसके काम करने में हमें सपोर्ट किया। उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हिंदी विभाग के इस जो हमारी वेबिनार हो रहा है, इसमें हम विचार कर रहे हैं विदेश में हिंदी, दशा और दिशा। प्रोफेसर शुक्ला और प्रोफेसर शर्मा, मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगी कि कन्या महाविद्यालय की बहुत सी बाहर के विदेशों की विश्वविद्यालयों के साथ हमारी साझेदारी है। हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे साइन हो रखे हैं, और बहुत प्रैक्टिकली हम ऐसे बहुत से कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो यहाँ कन्या महाविद्यालय में हो या विदेशों में हो, जहाँ हम एक साझेदारी रहती है हमारी अपनी बच्चों को और 21वीं शताब्दी के मुताबिक शिक्षा देने की। और आज का ये जो हमारा वेबिनार है, यह उसी कड़ी में एक और अहम कदम है हमारा। और मैं एक बार फिर बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, प्रोफेसर शुक्ला जी का और प्रोफेसर शैलेंद्र जी का, कि आपने हमारे इस जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आपने हमें हमारा साथ दिया। और आज जितने लोग हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगी गर्व के साथ कि मैं बहुत एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन 7 से 8 भारत के राज्यों के 200 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, और जो विद्यालय के जो अध्यापक हैं और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ अलग से उनका जो नंबर और है। ऐसे एक वेबिनार में जब हम इस तरह की बात के ऊपर एक बात करेंगे, तो सबसे पहले जो मेरे मन में बात आती है वो यही है कि हम सब जानते हैं कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन मैं हिंदी की जो एक बहुत अहमियत है वो उस चीज के लिए इतना, उससे भी ज्यादा जो एक बात समझती हूँ वो ये है कि हिंदी हमारी संस्कृति का एक ऐसी निधि को लेकर बैठी हुई है जिसे हमें विश्व के साथ साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर हम मानवता की धरोहर को लेकर चलें, संस्कृति की अगर पूरी की पूरी जो धरोहर है इस पूरी मानवता की, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान की संस्कृत और हिंदी में निहित और लिखी हुई जो विजडम है, जो जीवन के सार हैं, उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम हिंदी बोलने वालों और लिखने वालों का एक धर्म भी बनता है, क्योंकि हम मानवता की सेवा के लिए ये काम करें और उन तक ये सब बातें पहुंचाने के लिए। कई बातें ऐसी हैं, कई बार मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है कि जब विश्व में कोई बात ऐसी की जाती है, जैसे आज
विश्व कुटुंबकम को एक नया कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ स्मॉल विलेज, दैट वी आर लाइक अ फैमिली। तो उस वक्त एक मुस्कुराहट हर हिंदुस्तानी के चेहरे पे आती है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो भाषाएं हैं उनके अंदर तो ये बात सदियों पहले हम कहते भी आ रहे हैं और मानते भी आ रहे हैं। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एड्रेस किया तो उनके लिए 7 मिनट तक तालियां बजती रहीं, क्योंकि विश्व के लिए एक ये नया कॉन्सेप्ट था। सो आज हिंदी की जो दशा और दिशा है उसके ऊपर तो हमारे आज के जो इतने बहुत एक्सपर्ट हमारे साथ स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं वो बात करेंगे। उसके ऊपर मैं बात करने की हिम्मत नहीं करूंगी, क्योंकि उनका इसके ऊपर बहुत शोध है और वो जो हमारे इसके ऊपर रोशनी डालेंगे हम सब बैठकर सुनना चाहेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में जो एक बात बहुत आ रही है कि इस समय हिंदी के जितने भी काव्य हैं, जो लेखनी है, जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, उनका जो ट्रांसलेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सब जो हिंदी लिखने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसका हो भी चुका है ट्रांसलेशन, लेकिन और अधिक इसको सरल बनाकर और विश्व तक हिंदी के द्वारा, इसकी ट्रांसलेशन के द्वारा, चाहे वो अंग्रेजी में हो ट्रांसलेशन या और भाषाओं में हो, हर देश की भाषा में हिंदी के काव्यों की अगर ट्रांसलेशन का बीड़ा हिंदी बोलने और लिखने वाले उठाएं तो ये मैं समझती हूँ कि हिंदी की नहीं लेकिन मानवता की सेवा हो। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट का मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह के बहुत से इस तरह के मानवता के लिए इस तरह के हमारे लेसन्स हैं, विजडम है, जिसे हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए हिंदी एक बहुत अहम उसका एक साधन बन सकती है। सो हमारे जो हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर विनोद की लीडरशिप के अंदर, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और उनके साथ हमारे पास बहुत से अच्छे जो टीचर्स हैं, बहुत मैं इनको विदुषी सबको अध्यापक हैं हमारे पास, तो इनके काम के साथ हमने इन नए नए आयामों को शुरुआत भी की है और आगे करते भी रहेंगे। आज की वेबिनार से जो एक नई शुरुआत हो रही है कि हम विश्व स्तर पर किस तरह की एक कोलैबोरेशंस को बनाकर या किस तरह से कैसे काम करके हम हिंदी को और अधिक विश्व में उसकी महिमा को फैला सकते हैं, और अपने विद्यार्थियों को किस तरह से, जिसको एक टर्म यूज होती है जो ग्लोबल सिटीजन्स बनाने के लिए किस तरह के क्या आयाम कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ इस डिपार्टमेंट में किया है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको शायद डॉक्टर विनोद बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि जिसके साथ कि हम अपने आज के हिंदी के स्टूडेंट्स को पूरे विश्व में उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको ग्लोबल सिटीजन्स बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका बहुत काम इस डिपार्टमेंट में हुआ भी है। और हमारे बच्चे, हमारे को गर्व इस चीज़ का है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ से पढ़कर पूरी दुनिया में बहुत सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस समय और ऐसा बहुत कुछ, क्योंकि हर दिन दुनिया बदल रही है और हमें नई नई इनोवेशंस की, नई नई खोजों की ज़रूरत है कि हम शिक्षा को किस तरह से विशेष तौर पर जो हमारे पास लड़कियां और बाकी के जो भी विद्यार्थी हैं, और किस तरह से हम उनको ज़्यादा सशक्त बना सकें। जब मैं बाकी के विद्यार्थी कहती हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ कन्या महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन उन सब जवान और जो अभी कुछ काम भी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, हम भी किसी लेवल पर अब हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं रोज रोज। सो ऐसा क्या होना चाहिए जिसके साथ कि हम हिंदी को भी ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें, और उसके अलावा जो हिंदी और के काव्यों के अंदर निहित जो विजडम है उसको कैसे हम विश्व तक पहुंचा सकें। और उसके साथ साथ कैसे सशक्त बना सकें अपने विद्यार्थियों को आने वाले समय के लिए। क्योंकि मैं एक लास्ट में जो आखिर में ये बात कहना चाहूँगी कि हिंदी का जो इस समय विद्यार्थियों का जो संख्या है वो कम हो रही है। बहुत से विद्यालयों में इसकी संख्या कम हो रही है।
वो क्यों हो रही है? क्योंकि एक सीधी बात जो मेरे समझ आती है, या हम बहुत बार इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, कि क्योंकि इसको रोजगार के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में ऐसा बहुत कुछ किया गया है जिसमें हिंदी को रोजगार के साथ जोड़कर और इस भाषा को किस तरह से हम ज्यादा और इसका उत्थान कर सकते हैं, किस तरह ज्यादा पॉपुलर बना सकते हैं आज के शिक्षा के पूरे सिस्टम के अंदर। इस तरह की बातों पर अगर चर्चा होगी तो मैं समझूंगी कि ये विद्यार्थियों के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए भी ये बहुत एक विशेष किस्म का हमारा एक विजन भी बनेगा और उसके ऊपर हम आगे काम भी करना पसंद करेंगे। सो आज मैं इससे ज़्यादा और कहने की बजाय सुनना पसंद करूंगी। सो डॉक्टर विनोद, बहुत धन्यवाद आपके डिपार्टमेंट का और आपका। बहुत आपको साधुवाद कि आपने आज का इस तरह का वेबिनार पूरा ये इसको बहुत जल्दी हमारे से बात करने के बाद और आपने ये सारा ऑर्गेनाइज कर लिया। सो आपको बहुत मुबारकबाद। और अब मैं आपको बाकी की बात करने के लिए डॉक्टर विनोद को दोबारा इनवाइट करती हूँ। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिया। आदरणीय विनोद जी, क्या पहले शैलेंद्र जी को बुलवा लेंगी? हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें, बीच में मुझे टोकना पड़ा। अच्छा नहीं लगा, थैंक यू। मैडम, मैं प्रिंसिपल प्राचार्य जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने कम समय में हमारे साथ जुड़कर अपना, इनका बहुत व्यस्त जीवन है, कन्या महाविद्यालय के बहुत से कार्य इनके सिर पर हैं, तो उसके बावजूद हमारे साथ जुड़े हैं। और आपने जो हर एक युवा के लिए संदेश दिया है कि वो अपनी भाषा से जुड़ें और हिंदी साहित्य का अनुवाद जो विभिन्न भाषाओं में हो, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार के कार्य कन्या महाविद्यालय में होते रहेंगे, आगे भी होते आ रहे हैं आपकी कृपा से और आगे भी होते रहेंगे। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। राष्ट्र में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी ने साहित्य के माध्यम से अपना परचम लहराया है और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। वैसे कोई भी भाषा अपने बोले जाने वालों की संख्या का आधार पाकर बड़ी नहीं होती है, बल्कि उसके द्वारा कौन से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, इन्हीं गुणों के कारण में बड़ी बनती है। इस विषय पर हमारे स्रोत वक्ता विस्तार से बात करेंगे। इस समय हमारे साथ इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग और अन्य प्राध्यापकों के अतिरिक्त नॉर्वे, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूना, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं जुड़े हैं। मैं उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को आपसे परिचित कराना मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। प्रोफेसर शैलेंद्र विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के विश्व हिंदी संग्रहालय एवं अभिलेखन केंद्र के संस्थापक हैं और हिंदी अध्ययन बोर्ड के प्रोफेसर एवं चेयरमैन हैं। आप मुख्यतः आलोचना, निबंध लेखन, संस्मरण, साक्षात्कार, नाटक तथा रंगमंच समीक्षा, लोक साहित्य और संस्कृति के विमर्श, राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी के विविध पक्षों पर अनुसंधान कार्य में निरंतर सक्रिय हैं। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150 से अधिक शोध पत्र पढ़ चुके हैं और 30 से अधिक ग्रंथों का लेखन भी कर चुके हैं। प्रोफेसर शैलेंद्र 70 से अधिक शोधार्थियों का शोध निर्देशन कर चुके हैं। अनेक सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर शैलेंद्र अब हमारे सामने अपने विचार रखेंगे। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, आपके समक्ष। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस अत्यंत गरिमामय और अनेक दृष्टियों से केवल भारतीय चेतना को ही नहीं वरन विश्व चेतना को संबोधित इस आयोजन में मंचासीन प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार, अनुवादक और मीडिया कर्मी, हम सबके वरेण्य श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी, मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं, क्योंकि आपका होना यानी स्कैंडिनेवियन देशों और वहीं नहीं वरन यूरोप में जो हिंदी की गति है
उसके साथ सीधे सीधे साक्षात्कार करना है। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि एक संस्था अपने आप को विरासत और स्वायत्तता दोनों ही दृष्टि से गतिशील रखे हुए है। विरासत के साथ जुड़ना यानी हम अपनी जड़ों को बहुत गहरा मान रहे हैं, और इस अर्थ में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब कन्या महाविद्यालय जालंधर द्वारा यह आयोजन नियोजित किया गया। और इसके लिए मैं इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य, जिनके अवदान पर अभी सुधी विदुषी डॉक्टर विनोद कालरा जी ने भी प्रकाश डाला, प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच प्रख्यात विदुषी डॉक्टर विनोद कालरा जी मौजूद हैं। मैं आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं, और हिंदी विभाग के और अन्य विषयों के ज्ञानानुशासनों के जो प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष गण, सुधीजन जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता मिल रही है क्योंकि हम लोग जिस कन्या महाविद्यालय के साथ जुड़कर आज वैश्व संदर्भ में हिंदी की दशा और दिशा पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसका अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है। और इस संस्था ने भारतीय संस्कृति के विस्तार में और वही नहीं वरन राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं यहाँ पटल पर जुड़े हुए देश दुनिया के तमाम हिस्सों के सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। सचमुच में यह बहुत ही गौरव का अवसर है, और मेरे हाथ में एक कृति है, ये कृति है लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन है, आप देखें कि आज जब हम लोग हिंदी की विश्व स्थिति पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो हमें गौरव दिलाने वाले व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुआ यह कि जब जिन स्थितियों से हम लोग गुजरे, पिछला लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया है। दिसंबर में 19 में ये आया था कोविड, और उसके बाद में भारत में पैर पसारते पसारते हम लोग मार्च का जो उत्तरार्ध था उसमें हम लोग लॉकडाउन में चले। और आप देखें कि विश्व का एक कवि खड़ा होता है और हिंदी के माध्यम से अपनी बात को रखता है, और उस दौर की जो भी संवेदनाएं हैं, उस दौर का जो अनुभव है, उस दौर में उपजी हुई तमाम प्रकार की पीड़ाएं हैं, हमारे अंदर अंतर और बाह्य संघर्ष है, उस सबको गहरी जिजीविषा के साथ और गहरी संवेदनशीलता के साथ लॉकडाउन की कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और ये दृश्य ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। शुक्ल जी के बगल में भी वो पुस्तक का जो है स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है कि लोग जो है वो अनजान क्षितिज की ओर चले जा रहे हैं, उनकी पीठ दिख रही है, और बीच में जो है एक हमारा जो रेल ट्रैक होता है और उस पर जो सिग्नल लगे होते हैं वो हैं। अब आप देखेंगे सिग्नल बंद हो चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें लाल है, ना हरा है, ना पीला है, और ये लोग पीठ किए हुए हैं और अपने साथ में, अपने कंधे पर, अपने हाथ में वो सारा सामान लिए हुए जा रहे हैं, जो कभी ये सोच करके आए थे कि महानगर में आकर के या नगरीय जीवन में आकर के उन्हें कोई आसरा मिलेगा। ये सारे के सारे वे लोग जो बेआसरा हुए और उस अनजान क्षितिज की ओर चले जाते। तो यह एक प्रतीक रूप में हमारे बीच में उभरता है, और मैं शुक्ल जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दुनिया में किसी भी भाषा में कोरोना कालीन अनुभूतियों को लेकर के यदि सर्वप्रथम काव्य का गौरव दिलाया है तो हिंदी को मिला है। और इस अर्थ में मैं हिंदी के भविष्य को लेकर और हिंदी की संभावनाओं को लेकर न केवल आश्वस्त हूं, वरन यह कामना भी करता हूं कि इसी प्रकार की अभिव्यक्तियों से हिंदी अपना जो संसार है वह और अधिक विशद करेगी। यहां हम लोग जो हमारा वैदिक ऋषि उसके मंत्र को याद करें, अहम राष्ट्री संगमनी वसुना। हमारे ऋषियों ने सदियों पहले जान लिया था कि संसाधनों से ऐश्वर्य नहीं मिलता, सामग्री से ऐश्वर्य नहीं मिलता, मानवीय या प्राकृतिक संसाधन से ऐश्वर्य नहीं मिलता। अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, हमारी जो भाषाएं होती हैं वे ही हमें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। और इस रूप में
यदि भारत को ऐश्वर्यशाली बना रहना है या और अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो बिना हिंदी के उसका कल्याण नहीं होगा, बिना भारतीय भाषाओं के कल्याण नहीं होगा, बिना पंजाबी के, बिना तमिल के, बिना तेलुगु के, बिना मलयालम के, बिना बांग्ला के इस देश का कल्याण नहीं होगा। यानी यदि हमें ऐश्वर्य को प्राप्त करना है तो हमें भाषा को संवाहिका के रूप में, भाषा को एक प्रादर्श के रूप में सदैव हमें दृष्टिपथ में रखना होगा। और यह जो सपना जो बुना गया सदियों पहले भारतीय ऋषियों के द्वारा, तो आप देखें कि एक और सपने की प्रतिपूर्ति हिंदी करती है, वह सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की संवाहिका है। हम लोगों ने आज जब कोविड के इस दौर में यह फिर से जान लिया एक नए परिप्रेक्ष्य में कि यह दुनिया जो है वह परस्पर परिवार के साथ परिवार के रूप में ही रह सकती है। हम लोग ये सोचे कि कोविड या इस प्रकार की महामारियां किसी देश विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में बनी रहें और हम सुरक्षित रहेंगे, तो ये गलत है। इस बीमारी ने बता दिया है कि इस दुनिया में परिवार भाव के साथ ही रहा जा सकता है। तो हमारी जो हिंदी है वह भी परिवार भाव को लेकर के अभी नहीं, सदियों से उस दिशा में गतिशील है। लगभग 1300 वर्षों पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की इस परंपरा में अपभ्रंश की कोख से वह जन्म लेती है और वह अलग अलग क्षेत्रों और दिशाओं में वह विस्तार पाती है। हिंदी हमारे दक्षिण एशिया के केंद्र की भाषा है और जो भाषा केंद्रस्थ होती है उसे अनायास ही बहुत सारे ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिससे उसका विकास होता है और इसके साथ साथ उस भाषा को दायित्व भी मिल जाता है। तो हिंदी सौभाग्यशाली तो है ही, लेकिन हिंदी का दायित्व भी बहुत गहरा है। आप देखें कि उत्तर से आने वाले जो भी विचार हैं, उत्तर से आने वाले जो भी व्यापारिक और व्यावसायिक रास्ते हैं, वो हिंदी क्षेत्र से होकर के गुजरते थे। दक्षिण से आने वाले या हमारे जो महासागर हैं, अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, उधर से आने वाले जो व्यापारिक मार्ग है वह हिंदी क्षेत्र से होकर के गुजरते थे। उधर आप देखें तो बर्मा या और आगे आप चले जाएं, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक, तो यह जो पथ है जो कि पश्चिम के साथ जुड़ता है, तो यह पथ भी हिंदी क्षेत्र से होकर के जाता है। तो हिंदी एक तरह से चौराहे की भाषा है, जिस भाषा ने सदा सदा से अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली ध्वनियों को, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विचारों को, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों की भावधारा को अपने अंदर अंगीकार किया। और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें यह गौरव होना चाहिए कि हिंदी दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। वह एशिया की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। हिंदी के बारे में जब हम लोग ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हिंदी किसी अन्य भारतीय भाषा की विरोधिनी है। वह तो एक तरह से उन तमाम भाषाओं के साथ पूरकता का व्यवहार करते हुए आगे बढ़ी है, वह संगिनी है। और मैं तो ये मानता हूं कि केवल बड़ी बड़ी भाषाओं की हम बात न करें, हम इस देश में बोली जाने वाली सैकड़ों की संख्या में लोक और जनजातीय भाषाओं की भी बात करें, क्योंकि वो सब मिलकर के भारत माता को गति देती हैं। जब भारत माता सुबह उठती हैं तो वो किस भाषा में बोलती है? अरे वो चिड़ियों की चहचहाट के साथ, वो हमारे तमाम वंचर जीवों के साथ जिस भाषा में गति करती है, जिस भाषा में वो बोलती है, वो हमारी लोक और जनजातीय भाषाएं तो हैं। वह तमाम हिस्सों में बोले जाने वाली सहरिया है, भीली है, भिलाली है, गोंडी है, वो तमिल है, वो तुलु है, वो असमिया है, वो गारो खासी जयंतिया है, वो हिंदी की विविध बोलियां हैं। अरे इन भाषाओं में तो भारत माता बोलती है, इन भाषाओं को ही समझती है और इन भाषाओं में वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो हिंदी को हमें उसकी जड़ों के साथ जोड़ते हुए और उन जड़ों को निरंतर समृद्धशाली बनाते हुए हमें हिंदी के
आने वाले समय को लेकर के विचार करना होगा। और विश्व फलक पर यदि आप हिंदी को लें तो आज दुनिया में 110 से अधिक देशों में 3.5 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करने वाले हैं, जो भारत की सीमाओं से परे रहते हुए भी हिंदी के साथ अपना जुड़ाव रखे हुए हैं। तो आप कल्पना करिए कि जिस हिंदी विश्व की हम लोग आज बात कर रहे हैं, इस हिंदी विश्व के निर्माण में जितना योगदान हिंदी भाषियों ने दिया है, उससे अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान उन भाषा भाषियों ने दिया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अन्य भाषाएं हैं। कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई तमिल। और आप देखें कि इस देश में राष्ट्रभाषा के रूप में जब हिंदी को महिमान्वित किया जाता है, तो वह व्यक्ति कौन है? वो महात्मा गांधी हैं, जो मूलतः गुजराती भाषी। और भारत के बाहर बैठ करके दक्षिण अफ्रीका में उन त्रासदायी अनुभवों के बीच से गुजरते हुए जब वे स्वदेशाभिमान की बात करते हैं, वह जब स्वभाषा पर अभिमान करने की बात करते हैं, तब वे दक्षिण अफ्रीका में हिंदी से जुड़ा हुआ जो प्रचार अभियान है उसकी नींव रखते हैं। वे वहां पर अखबार निकालते हैं, तो उस देश की जो भाषा उस समय प्रचलन में थी, अंग्रेजी, उसमें तो अखबार निकालते ही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाना है जो सत्ताधीश है। लेकिन उसके साथ साथ वे हिंदी में अखबार निकालते हैं, वे तमिल में अखबार निकालते हैं। और जब वे भारत लौट करके आते हैं और जो सुदूर गांव देहातों की जब वे यात्रा करते हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट रूप में बोध होता है कि बिना राष्ट्रभाषा के यह देश आजाद नहीं हो सकता। और हिंदी जो है वो आजादी का एक महत्वपूर्ण औजार बनती है। उधर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लें, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की सीमाओं से बाहर आजाद भारत की योजना जब बनाते हैं, और जो पहला जो सरकार का जो नारा है, भारत के बाहर जो बैठ करके वे उस उद्घोष को करते हैं, तो हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में वहां पर हमें दिखाई देती। तो हिंदी सदैव संघर्षों के बीच से पली बढ़ी है। वह कभी राजपथ पर चलने की अभिलाषी नहीं है, वह सदैव जनपथ पर चलने की अभिलाषी है। वह सदैव लोकवाणी के रूप में लोगों को जोड़ने का काम करती रही है, वो विचारों का संवहन करती रही है, और उन विचारों को अंगीकार करते हुए वह लोगों तक और अधिक विस्तार देते हुए बढ़ाने का काम करती रही है। और इसीलिए हमारा जो महाकवि जयशंकर प्रसाद कहता है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो जो स्वतंत्रता की जो गूंज है वो हिंदी के माध्यम से प्रकट होती है। हमारा राष्ट्र कवि संकेत देता है कि हमें अपनी अपनी भाषाओं के प्रति गौरव का भाव जगाना होगा। वे कहते हैं, जिसको न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु है, नराधम मृतक समान। और ये बड़ा संकट का दौर है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रिय भाषाओं से दूर जा रहे हैं और उस भाषा को अंगीकार करने की चेष्टा कर रहे हैं जो पराई भाषा है। और इसीलिए हमारा महाकवि उस दौर में कहता है कि जिसको अपनी भाषा पर अभिमान नहीं है वो नर नहीं है, वो पशु कहलाने की योग्य नहीं है, वो पशु है और मृतक समान। तो जो मृतवत होने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो हमें इस पूरे संदर्भ के साथ वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की दशा और दिशा को लेकर के विचार करना होगा। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि लगभग 3.5 करोड़ बाशिंदे भारत की सीमाओं से परे हिंदी को अपनी संस्कृति की संवाहिका बनाए हुए हैं, संपर्क की भाषा के रूप में वे इस्तेमाल कर रहे हैं। अनेकानेक प्रयोजनों में हिंदी उनके साथ खड़ी हुई है। यदि इन आंकड़ों को और अधिक गहराई से देखें तो खाड़ी के देशों में लगभग 30 लाख लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन में 10 लाख से अधिक लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। कनाडा की बात करें तो 1.5 लाख से अधिक लोग हैं। और अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो 20 लाख से अधिक लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस अर्थ में हमें देखना होगा कि पिछले दिनों हम लोग शुक्ल जी के साथ 9 जनवरी के दिन हम लोग
प्रवासी भारतीय दिवस और फिर हम लोग विश्व हिंदी दिवस के प्रसंग में भी हम लोग जुड़े हुए थे। और इस बार की जो थीम भारत सरकार ने तय की, उसका मुख्य जो सूत्र वाक्य है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यानी प्रवासी भारतीय आत्मनिर्भर भारत में योगदान किस तरह से दे सकते हैं। और इस अर्थ में मैं देखता हूं कि हिंदी भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में या विस्तार में किस प्रकार से योगदान दे सकती है, इस पर भी आज का यह मंच विचार करने का अवसर देता है। यह जो हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है, हमारे यहाँ से अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में और अलग अलग प्रयोजनों से भारत से बाहर गए हमारे बाशिंदों ने हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हमारे यहाँ से यानी भारत की इस धरा से दुनिया के तमाम हिस्सों तक जाने वाले जो लोग हैं, उनका सिलसिला रहा है। अलग अलग दौर में अलग अलग प्रयोजनों से हमारे यहाँ के लोग गए हैं। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि इधर जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, तो एक नई प्रकार की वैचारिक क्रांति जब हो रही थी, तो भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग बौद्ध ग्रंथों को लेकर के विदेश गए। हमारे कई भिक्षु लोग जो हैं वो चीन गए, जापान गए, कोरिया गए। उधर आप चले जाएं तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वे लोग गए। खुद उन देशों के लोग यानी चीन के लोग भारत में आ रहे हैं और भारत में आकर के वे शिक्षार्जन कर रहे हैं। और जो एक नया विचार आ रहा है, करुणा और शांति का जो विचार आ रहा है, उसके साथ वे लोग जुड़ने की चेष्टा करते हैं। और यहाँ से बहुत सारी कृतियां, बहुत सारे ग्रंथ बौद्धों के वे अनुवाद के माध्यम से ले जाते हैं। तो आप देखें कि भारत के विचार का, भारत की संस्कृति का, भारत के द्वारा रोपित मूल्यों के संप्रसार का लंबा दौर रहा है। तो उस दौर में यद्यपि पाली जो है वह प्रभावशाली थी, प्राकृत प्रभावशाली थी, बाद में अपभ्रंश प्रभावशाली हुई, लेकिन लगभग आज से 1300 वर्षों पहले जब हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियां अस्तित्व में आ रही थी, तब भी भारत से बाहर दूर दूर देशों तक लोगों के जाने का सिलसिला बना रहा। हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की जब बात करते हैं तो दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग उन देशों में गए, उत्तर भारत से बहुत सारे उन देशों में लोग गए। और आप देखें कि जो अयोध्या भारत में है, उसी प्रकार की अयोध्या जो है वो थाईलैंड में बनाई जाती है। जिन राम के आदर्शों को लेकर के हम लोग गतिशील हैं, तो थाईलैंड के जो शासक हैं वे अपने आप को राम की परंपरा से जोड़ने की चेष्टा करते हैं। तो इस अर्थ में हम देखें तो दुनिया के तमाम हिस्सों में गए हुए जो भारतवंशी हैं, वे अलग अलग प्रयोजनों से अवश्य गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे इस देश के द्वारा रोपित जो मूल्य हैं, वे निरंतर उन देशों तक पहुंचे हैं। मैं यहाँ निवेदन करूं कि जिस विश्व फलक पर व्याप्ति हिंदी की जब हम लोग बात करते हैं, तो हिंदी विश्व की जो वर्तमान दशा है, जो कि अब हकीकत बन चुकी है, उसको हम 5 प्रमुख प्रवर्गों में बांट सकते हैं। इन 5 प्रवर्गों में हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में गई है, अलग अलग प्रयोजनों से उसका प्रयोग हो रहा है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हिंदी जो है वो दुनिया के लगभग 3.5 करोड़ जो भारतवंशी हैं, भारत में तो हैं ही करोड़ों लोग, लेकिन भारत के बाहर के लोगों के जीवन में जिस दृष्टि से उपादेय सिद्ध हो रही है, तो उसमें हम लोग वहां पर संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को देख सकते हैं। उन देशों में हम सूचना संप्रेषण की भाषा के रूप में हिंदी को देख सकते हैं। उन देशों में वह संस्कृति की संवाहिका के रूप में वहां पर बनी हुई है। हिंदी उन देशों में शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में बनी हुई है। उन देशों में हिंदी साहित्य सृजन की भाषा बनी हुई है। ये हमारे बीच सौभाग्य है कि शुक्ल जी स्वयं जो प्रवासी साहित्यकारों के प्रतिनिधि स्वर को हमारे बीच मुखरित करते हैं, उन्होंने या इस प्रकार के अन्य लोगों ने साहित्य सृजन की भाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया हुआ है। हिंदी विदेशों में मनोरंजन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है।
हिंदी व्यापार व्यवसाय की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है और हिंदी दुनिया के कई देशों में राजकाज की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तो हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है वो इन 6-7 जो मुख्य संदर्भ मैंने भी दिए हैं, इन सब में निरंतर स्थापित और अकाट्य सत्य बन चुका है। और रहा सवाल दिशा का, तो हमें सोचना होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी गतिशील बनी हुई है उनमें अब भावी संभावनाएं क्या हों, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप 17वीं शताब्दी में था या 19वीं या 20वीं शताब्दी में जो स्वरूप था हिंदी का, अब वह 21वीं सदी में बहुत बदल चुका है और हिंदी को सहयोग देने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म विकसित हो चुके हैं। हिंदी अब वैश्विक फलक पर यदि विस्तार पा रही है तो वह न्यू मीडिया के माध्यम से विस्तार पा रही है, वह वेब पटल के माध्यम से विस्तार पा रही है। और आप देखें कि दुनिया में एक समय कहा जाता था कि सर्वाधिक जो अनुवाद है वो यूरोपीय भाषाओं के मध्य आपस में होता है, यानी अंग्रेजी से फ्रेंच में होता है, फ्रेंच से जर्मनी में होता है, या जो जर्मन भाषा है तो उससे स्पेनिश में होता है। तो हम लोग मानते थे कि इन भाषाओं के बीच में अनुवाद ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप देखें कि हिंदी ने इस के बीच में एक बहुत मुकम्मल और एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज वेब के माध्यम से, मशीन साधित अनुवाद के माध्यम से हिंदी जो है वह दुनिया में अनुदित होने वाली प्रमुख भाषाओं में शुमार की जाने लगी। और आप देखें कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें आपको अनुवाद का जो है वो विकल्प मिलता है। स्वयं सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब में तत्काल हिंदी अनुवाद की व्यवस्थाएं सुलभ हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी बड़ी भाषाओं के बीच में अनुवाद हो रहा है, हाँ, छोटे छोटे इलाकों की भाषाएं जो है, बल्गारियन भाषा है, यूक्रेनी भाषा है, या फिर भाषा इंडोनेशिया है, ऐसी तमाम भाषाओं में त्वरित हिंदी अनुवाद की सुविधाएं हैं। और ये केवल गूगल ट्रांसलेट टूल के माध्यम से नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट या अन्य जो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके माध्यम से नहीं है, वरन आप देखें कि सोशल मीडिया के जितने भी प्रमुख प्लेटफॉर्म है वहां पर त्वरित अनुवाद की सुविधा मिल रही है। यदि शुक्ल जी अपनी बात को नॉर्वेजियन में रखते हैं तो मुझे कुछ ही क्षणों में उसका हिंदी में अनुवाद आ जाता है। अगर फेसबुक पर वो शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हिंदी अब 21वीं सदी की आवश्यकताओं और संभावनाओं के साथ गतिशील। और मुझे लगता है कि यह जो सदी है जिसके बारे में हम लोग बार बार यह गौरव का भाव अनुभव करते हैं कि यह जो शताब्दी है वह भारत जैसे देश की सदी है, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी हिंदी की भी सदी है, जो विश्व भाषा के रूप में न केवल स्थापित हो चुकी है वरन आने वाले दौर में बहुत सारी संभावनाओं के साथ वह गतिशील होगी। यहाँ मैं जो 5 प्रवर्गों की बात कर रहा था, जहां पर हिंदी जो है वह निरंतर इस विश्व पटल पर अपनी स्थिति को बहुत मजबूती के साथ रखे हुए है, तो इन 5 प्रवर्गों में जो सबसे पहला प्रवर्ग है वह हमारे निकटवर्ती देशों का है, दक्षिण एशिया के देशों का है, जिन्हें हम लोग सार्क के देश कहते हैं। अब सार्क की परिभाषा को और विशद किया जाए तो और भी जो निकट के जो देश हैं उन देशों में हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित है। इनमें हम नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को ले सकते हैं। ये जो सारे के सारे देश हैं इनका हमारा पारिवारिक दृष्टि से बहुत गहरा संबंध रहा है। ये जरूर हुआ है कि अंग्रेज जो है जब यहाँ से जा रहे थे तो इस देश को खंड खंड में बांट करके चले गए, लेकिन यदि आप सही अर्थों में देखें तो यह भारत का ही एक विराट स्वरूप है जो निकटवर्ती देशों में हमें दिखाई देता है। पाकिस्तान में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लिपि जरूर भिन्न हो जाती है और लिपि के बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, क्योंकि भाषा जो है वह वाचिक अभिव्यक्ति है। लिखित रूप में उसे दर्ज करने के लिए आप किसी भी लिपि का सहारा ले सकते हैं। या नेपाल में हम देखें तो
बहुत बड़ी आबादी जो है वो हिंदी का सहज प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देती है। श्रीलंका के जो लोग हैं वो हिंदी सिनेमा को, हिंदी गीतों को इतना पसंद करते हैं कि वहां के दूतावास को हिंदी शिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ करना पड़ती हैं, क्योंकि वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, लेकिन उस भाव को नहीं समझ पा रहे, उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं। तो ये जो पहला प्रवर्ग है, ये हमारे पारिवारिक दृष्टि से निकटवर्ती देशों का वर्ग है, जहां पर हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में दिखाई दे रही है। दूसरा जो प्रवर्ग है वो है सांस्कृतिक दृष्टि से नाभिनाल संबंध रखने वाले देशों का। तो सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारे निकट के जो देश हैं, जिनका हमारा संस्कृति की दृष्टि से सदियों पुराना रिश्ता रहा है, वहां पर भी हिंदी हमारे और उनके बीच सेतु बनाने का काम करती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, कोरिया, चीन और जापान, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा सदियों पुराना रिश्ता है। वो दार्शनिक स्तर पर हमारा सदियों पुराना रिश्ता है। वो यहाँ और वहां के बीच में गमनागमन की जो अलग अलग स्थितियां रही है, उसके साथ विकसित हुआ एक स्वरूप रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रवर्ग है वह गिरमिटिया श्रमिकों के श्रम से सिंचित देशों का प्रवर्ग है। और आप देखें कि हिंदी, मैंने अभी जैसे कहा था कि हिंदी हमेशा संघर्षों के बीच से पली बढ़ी है, और इसीलिए हम सबको यह आत्मगौरव का भाव होना चाहिए कि हिंदी को जब जब दबाया गया, जब जब कुचला गया, जब जब औपनिवेशिक दास्ता के बीच में हिंदी पर प्रहार हुआ है, हिंदी नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ पुनर्जीवित होती हुई खड़ी हुई है। वो राख की ढेर में छिपी हुई चिंगारी के रूप में खड़ी हुई। और हमारे जो आजादी के जितने भी महत्वपूर्ण पुरोधा हैं, वो चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, ऐसे अनेक अनेक जो हमारे वीर हैं, उन्होंने उसी चिंगारी को मशाल के रूप में तब्दील किया, और वो जो मशाल जब जली तो आजादी तो मिलना ही थी। तो ये जो लोग हैं, जो गिरमिटिया देशों में गए हुए हमारे जो श्रमिक हैं, वे लालच उन्हें दिखाया गया। उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ चलें, जहाज पर सवार होकर के आपको वहां पर स्वर्णिम अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, सोना मिलेगा वहां पर। और वे लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो उनके साथ क्या था? उनके साथ थोड़े से वस्त्र थे, लेकिन उनके साथ तुलसी का रामचरितमानस था, जो कि एक लाल वस्त्र में लपेट करके वे ले जा रहे थे। उनको तलाशा जा रहा था, लेकिन वो था उनके साथ में। और आप देखें कि दक्षिण अफ्रीका हो, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, ऐसे तमाम देशों तक जो भारतवंशी गिरमिटिया श्रमिक के रूप में वहां गए, तो उन्होंने उन देशों में बैठकर पीड़ा, गुलामी और यातना के क्षणों में जिस चीज के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा, तो वो तुलसी का मानस था, वो हिंदी भाषा थी, वो भारतीय संस्कृति थी। और इसीलिए तुलसी की इन पंक्तियों को वो चरितार्थ करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जहां बसे सोई सुंदर देश। तो हम जहां बस रहे हैं वही हमारे लिए सुंदर देश। उन्होंने कभी इस बात का अंतर नहीं किया कि हम भारत के बाहर चले गए हैं तो भारत ही हमारे लिए सब कुछ है। होता है, अपनी जमीन से, अपनी धरती से सभी का जुड़ाव होता है, सभी का लगाव होता है। लेकिन तुलसीदास जी 500 साल पहले कह करके गए हैं कि जहां बसे सोई सुंदर देश। हम जहां पर बसे, दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे आदर्श स्थान वही है। और ये काम इन गिरमिटिया श्रमिकों ने करके दिखा दिया। वे जब सूरीनाम में गए, अभावों के बीच में जिए। मॉरिशस गए तो निरंतर यातनाएं सहते हुए वे जिए, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी रचनाओं के साथ अपना संपर्क संबंध बना करके रखा, और उन्हीं के बीच से जब आवाज निकली तो वे देश आजाद हुए। उन्होंने बहुत सुंदर उन देशों को तैयार कर दिया। और आप देखें कि मॉरिशस यात्रा पे शुक्ल जी, हम लोग दोनों साथ में थे। हम लोग जब महात्मा गांधी संस्थान मोका में जब हम लोग गए, तो हमारे लिए रोमांच का क्षण था
कि वहां पर जो पोथी है, रामचरितमानस की जो पोथी है वो चित्रित की हुई रखी हुई है। हम लोग जानते हैं कि जो काशी में जो रामनगर की जो रामलीला होती है वो सुविख्यात है। पूरा नगर जो है वो रामलीला का मंच बन जाता है और उसमें जो है लंका भी बन जाती है, अयोध्या भी बन जाती है। तो वो जो वहां गए हुए हमारे बाशिंदे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हीं रामलीलाओं को वहां पर मंचित करने के लिए जब प्रयास किया, तो रामचरितमानस में या अन्य जो हमारे ग्रंथ थे उनमें चित्रण करके रख लिया। यानी मुकुट कैसा होगा, गले में माल कैसी होगी, ये तमाम चीजों को उन्होंने बना लिया और बाद में उसका अभिमंचन वे करने लगे। तो आप देखें कि दिन में परिश्रम, यातना, प्रताड़ना का दौर होता था, उन श्रमिकों को झेलना पड़ता था, लेकिन शाम को जब वे लोग इकट्ठा होते थे तो तुलसी की रामचरितमानस उनके लिए फिर से नव चेतना का संचार करती थी। कबीर की जो वाणी है, कबीर के जो पद हैं, वो साखियां हैं, वो उनके जीवन में नई आशा का संचार करती थी। वे दान लीला गाते थे, वे हनुमान चालीसा का गायन करते थे, वे तमाम उन रचनाओं को, लोक गीतों को गुनगुनाते थे जो भारत से उनके साथ गए थे। तो हिंदी ने इन देशों के बीच में एक तरह से संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया और उन लोगों ने फिर उन देशों को जिस तरह से निखारे हुए रूप में जिस तरह से आगे बढ़ाया, तो आज वे लोग हमें गर्वित करने का मौका दे रहे हैं। इन देशों में आप देखें, चाहे आप सूरीनाम, फिजी, गुयाना जैसे देशों को देख लें, तो इन देशों में हिंदी राजकाज में भी काम में आ रही है, हिंदी रेडियो पर भी चल रही है, हिंदी टेलीविजन पर भी चल रही है। ये जरूर है कि इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर देवनागरी के बजाय रोमन में हिंदी लिखी जा रही। तो हमें प्रयास करना होगा। एक जमाने में तो यह सीमा थी कि जो हमारे टंकण के जो यंत्र थे उसमें हम मजबूर थे कि हिंदी टंकण थोड़ा सा जटिल होता था या हिंदी में जो है उपलब्ध जो उपकरण थे उन देशों में नहीं थे, तो वो लोग रोमन में लिखने लगे। अब हमें प्रयास करना चाहिए, जो मैं दिशा की जब बात करता हूँ तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे तमाम देशों में जहां पर रोमन के माध्यम से हिंदी लिखी जा रही है, वहां पर देवनागरी के साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि देवनागरी इस देश की नैसर्गिक लिपि है, वो वैज्ञानिक लिपि। और सदियों पहले जिस तरह से ब्राह्मी की कोख से उत्तर दक्षिणी जो दो प्रकार की जो शैलियां ब्राह्मी की विकसित हुई थी, उत्तरी ब्राह्मी से देवनागरी का आविर्भाव होता है। और देवनागरी जो है वह, उसकी विशेषताएं आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जैसा लिखते हैं वैसा हम बोलते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग लिख पाते हैं। तो उन देशों में हमें प्रयास करना होगा कि हिंदी का देवनागरी के साथ जो रिश्ता है वो और अधिक मजबूत बने। पांचवा और अंतिम जो प्रवर्ग है वो अरब इस्लामिक देशों का है। अरब इस्लामिक देशों में बड़ी संख्या में भारतवंशी गए हैं, और अभी नहीं, सदियों पहले आप देखिए कि गुरु नानक जी की धरती पर आप लोग बैठे हुए, गुरु नानक जी जो हैं वो मक्का तक जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, और तमाम हिस्सों में जब वे जाते हैं तो परस्पर प्रेम सद्भाव का संदेश लेकर के भी जाते हैं। और उस दौर से लेकर के अब तक बहुत सारे हमारे देश के बाशिंदे उन देशों में गए, वहां पर वे बसे हुए। तो अरब इस्लामिक देशों में भी हिंदी का एक विशेष रूप हमें बनता हुआ और विस्तार पाता हुआ दिखाई देता है। आज हिंदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए नए बोली रूपों के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोग ये मानते रहे कि जो हिंदी प्रदेशों में जो बोलियां हैं या हिंदी प्रदेशों के बाहर के इलाकों में भी नव विकसित जो बोलियां हैं, जैसे मुंबईया हिंदी हम कहते हैं, हम लोग कलकतिया हिंदी कहते हैं, तो इस देश में भी जो आप उधर चले जाएं, गुवाहाटी चले जाएं, तो वहां पर एक असमिया से मिश्रित हिंदी चलती हुई दिखाई देगी। शिलोंग चले जाएं तो शिलोंगी हिंदी आपको सुनाई देगी। तो ये तो भारत की सीमाओं में हिंदी प्रदेशों के अलावा इलाकों में हिंदी के बोली रूप विकसित हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम या अन्य देशों में भी हिंदी के बोली रूप विकसित हुए हैं। लंदनी हिंदी अलग टाइप की है, जो नेताली हिंदी है वो अलग अलग रूप लेकर के हमारे सामने आती है। हम लोग फिजी बात की बात करते हैं तो फिजी में फिजी बात कही जाती है। सरनामी हिंदी एक अलग रूप लेकर के सामने आती है। पारिया, या जिसको हम लोग ताजुज बेकी कहते हैं,
वह एक अलग रूप हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी का जो वर्तमान परिदृश्य है, हिंदी को ये गौरव मिला है कि देशांतरों में हिंदी के नए नए बोली रूप विकसित हुए। उन नए बोली रूपों के साथ हिंदी का जो गहरा रिश्ता है वह और अधिक मजबूत होना चाहिए। चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि हमें आने वाले समय में हिंदी की दिशाओं को लेकर के विचार करना होगा। ऐसी कुछ प्रमुख दिशाओं की ओर मैं संकेत करना चाहूंगा। हमें पहला तो ये काम करना होगा कि भारत के बाहर अनेक देशों में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं काम कर रही हैं। कई साहित्यिक संस्थाएं हैं, कई सांस्कृतिक संस्थाएं, कई देवालयों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, कई जो हैं वो आर्य समाज के स्थल हैं, सनातन धर्म सभा है। इन देशों में जहां जहां इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही थी, और अभी नहीं, शताब्दियों पहले से जो कर रही थी, उनको और अधिक मजबूत करना होगा। हमें यह प्रयास करना होगा कि इन स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को नए परिवेश के अनुरूप, नए जमाने के अनुरूप अपने आप को वे अद्यतन करें और हिंदी के पठन पाठन या विस्तार या प्रसार कार्य के लिए वे काम करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदर्भ है कि हिंदी को हमें ऐक्य बंधन की भाषा के रूप में आने वाले समय में और अधिक मजबूत करना होगा। हिंदी जो है वो लोगों को जोड़ने की भाषा है। वह धर्म, संस्कृति, रंग, नस्ल, तमाम प्रकार के मनुष्य द्वारा निर्मित भेदों को तोड़ती है। और हिंदी को विस्तार देने में, हिंदी के विकास में ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक धर्म, अमुक जाति, अमुक नस्ल, अमुक क्षेत्र के लोगों का योगदान। वो सबके साथ जुड़ती है, सबकी एकता और सद्भाव के साथ वो आगे बढ़ती है। तो इस रूप में हमें हिंदी को ऐक्य बंधन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण संदर्भ है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी आगे आए, और ये काम हमारे अनेक प्रवासी साहित्यकार कर रहे हैं। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए कि हिंदी के माध्यम से रचनात्मक लेखन के लिए समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यशालाएं हो, लोग उन कक्षाओं के माध्यम से सृजन की भाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार करें। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं नए दौर के कि जो पश्चिम में बैठ करके लिख रहे हैं, लेकिन जब उनकी कविताएं मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा संकट ये लगता है कि वो बीच बीच में रोमन में शब्द लिखने लग जाते हैं। यानी कविता आप हिंदी की लिख रहे हैं और बीच बीच में रोमन शब्द आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार वहां पर कर रहे हैं वो ला रहे हैं। तो ये जो एक चुनौती है, ये हमारे सामने, इस पर विचार करना चाहिए कि हम उन लोगों को तैयार करें। अरे हिंदी के पास, स्वयं के पास इतनी समृद्ध शब्दावली है कि हमें आवश्यकता नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी या रोमन लिपि के माध्यम से अंग्रेजी शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अपनी कविताओं में। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में हमें सचेष्ट होना होगा। फिर शिक्षा की भाषा के रूप में आज दुनिया के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों और 600 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इस दिशा में और अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि दूतावासों के माध्यम से भी हिंदी शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर समाज, संस्कृति और परंपरा की संवाहिका के रूप में हिंदी की नई दिशाएं उजागर हो सकती है। हमें देखना होगा कि हमारी जो सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं, कोविड काल में हमने फिर से उनको देखना शुरू कर दिया। हम लोगों को समझ में आ गया कि यह जो पश्चिम के द्वारा रोपित जो दृष्टि है, जो प्रकृति के संहार को लेकर के प्रकृति पर जितना ज्यादा से ज्यादा विजय प्राप्त करने के जो अभियान है वो चलाए जाएं, तो उसके विरुद्ध हम लोग फिर से सजग हुए, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटे। हमने फिर से यह समझ लिया कि बिना प्रकृति और मनुष्य के साहचर्य के ये दुनिया नहीं रह सकती। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत की संवाहिका के रूप में हिंदी आने वाले समय में और मजबूती से आगे आए। राजभाषा के स्तर पर भी हमें काम करना होगा। उन देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं, हिंदी के प्रयोक्ता रहते हैं, उन देशों में राजभाषा के रूप में हिंदी आए। संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित हो, यह भी बेहद आवश्यक है। आज इस दौर में हमने देखा कि
यूनिसेफ ने हिंदी के माध्यम से संदेशों का संप्रेषण किया। यूनेस्को की वह भाषा बनी हुई है, लेकिन हमें प्रयास करना होगा कि यूनाइटेड नेशंस की वह भाषा बने। और इस दिशा में जो भारत के दूतावास हैं, जो अलग अलग देशों में हैं, वे हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वैश्विक जनसंचार, सूचना और मनोरंजन की भाषा के रूप में हिंदी पर मैं अंतिम बात कहूंगा। आज आप देखें कि दुनिया के तमाम हिस्सों में रहने वाले लोग सिनेमा हिंदी का देखते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हिंदी में अपनी खबरें भेज रहा है, उसके साथ जुड़ रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, नए प्रकार के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म विकसित हुए, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन तमाम माध्यमों से हिंदी आगे बढ़ रही है। और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हिंदी सूचना, ज्ञान और मनोरंजन की भाषा के रूप में इन माध्यमों से निरंतर आगे बढ़े। और प्रत्येक भारतवासी का यह दायित्व भी है कि एक डिजिटल दरार हमें दिखाई दे रही है। आज दुनिया में जो इंटरनेट के पर सवार जो भाषाएं हैं, उसमें यूरोपीय भाषाओं का प्रभुत्व बना हुआ है। यूरोपीय भाषाएं सब मिलकर करके, और लगभग 80% हिस्सा जो है उन भाषाओं का है। 20 से 25% जो हिस्सा है वह भारतीय भाषाओं का और अन्य जो भाषाएं बचती हैं उनका है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन देशों ने उस कंप्यूटर क्रांति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए तेजी से गतिशीलता लाने की कोशिश की। हम लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इस डिजिटल दरार को समाप्त करें। और मैं ये मानता हूं कि 2030 तक जाते जाते हिंदी को वह हिस्सा मिल जाना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसकी वह अधिकारिणी है। आज जब हम लोग कहते हैं कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी भारतीय भाषा का प्रयोक्ता है, तो क्या यह हिस्सेदारी इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं की है? क्या हिस्सेदारी हिंदी की है? तो हमें प्रयास करना होगा कि हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ रखें। और इस दिशा में प्रत्येक भारतवासी को हमें सजगता के साथ आगे आना होगा। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि हिंदी की जो 2 रूप हैं, एक परिनिष्ठित हिंदी है और एक संप्रेषणीय या बोलचाल की हिंदी है। हमें उस बोलचाल की हिंदी पर बल देना होगा। परिनिष्ठित हिंदी का संबंध साहित्यिक या चैतनिक धरातल पर हो सकता है, लेकिन जो आम व्यक्ति की बोली है, जो बोलचाल की हिंदी है, वो जितना ज्यादा फैलेगी, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन हिंदी के माध्यम से होगा, उतना ज्यादा हिंदी के माध्यम से सूचनाओं का, मनोरंजन का संप्रेषण होगा, ज्ञान का संप्रेषण होगा। और हिंदी सृजन की ही भाषा न रहे, मनोरंजन की भाषा ही न रहे, वह विचार और विज्ञान की भाषा बने। इस दिशा में भी हमें बहुत जागरूक होना होगा। और अंत में वर्जीनिया यूएसए की एक कवयित्री की वाणी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। छंद हो, गीत हो, स्वर हो, संगीत हो, जो रचूं जो कहूं हिंदी मन का मीत हो। छंद हो, गीत हो, स्वर हो, संगीत हो, भावना में तू बहे, कल्पना में तू सजे, मन के तार तार में प्राण वीणा सी बजे। जहां रहूं जहां बसूं हिंदी से चिरप्रीत हो। तो शशि पाधा जो हैं, जो यूएसए की एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, वह भाव व्यक्त करती है कि हिंदी विश्व जीत हो। स्रोत तू ज्ञान का, आधार उत्थान का, देश परदेश में चिन्ह तू पहचान का, मन में एक साध यह हिंदी विश्व जीत हो। और हिंदी का विश्व विजयिनी होना हमारी संस्कृति की जड़ों को लेकर के आगे आना है, हमारे उन मूल्यों को प्रसारित होना है जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं। भारत ने दुनिया को कभी खंड खंड रूप में नहीं लिया, कुटुंब के रूप में लिया। तो हिंदी का विश्व विजयिनी होना, एक कुटुंब के रूप में इस दुनिया को पालना है। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। सबसे पहले तो मैं
आपका आभार इस बात पे भी करना चाहूँगी कि जब मैंने आपको आमंत्रित किया, आपका फ़ोन नंबर सुरेश जी से लिया, तो आपने मेरे एक आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मुझे बेहद खुशी हुई और आपने अब अपने संभाषण में ये बताया कि भाषा जो है, ख़ास तौर से हिंदी भाषा जो है, वो वसुधैव कुटुम्बकम की एक संवाहिका है और सदियों से इस रास्ते पर सक्रिय है। आपने ये भी बताया कि हिंदी जो है वो संघर्षों के बीच पली बड़ी है, तो उसने राजपथ पर चलने की कभी अभिलाषा नहीं की। राष्ट्र में स्वतंत्रता की गूंज भी हिंदी में ही हमें सुनाई देती है। आपने 5 प्रवर्गों की बात की और हिंदी की विभिन्न दिशाएं जो हैं उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताया। हालांकि और भी ज़्यादा सुनने को जी चाहता था, लेकिन समय की निश्चितता को देख करके हमें ये आपका संभाषण इतना सीमित करना पड़ा, 40 मिनट तक सीमित करना पड़ा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति आभार व्यक्त करती हुई अब मैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने, मैंने एक बार कहा कि सुरेश जी आप क्या हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय को लेकर के, हम एक संगोष्ठी, एक वेबिनार करने जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। सुरेश जी नॉर्वे में भारतीय मूल के प्रवासी साहित्यकार, पत्रकार और समाज सेवी हैं। आप पिछले 40 वर्षों से साहित्य, भाषा और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप पिछले 32 वर्षों से स्पाइल दर्पण नामक द्विभाषीय द्वैमासिक का ओस्लो से प्रकाशन कर रहे हैं और संपादन कर रहे हैं। इस पत्रिका के माध्यम से आप भारत और नॉर्वे के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक सेतु का निर्माण करने में सफल रहे हैं। आपने अपनी कहानियों पर लघु फिल्मों का निर्माण भी किया है और आपके हिंदी में 10 कविता संग्रह, 4 कहानी संग्रह और नॉर्वेजीय साहित्य से अनुदित पुस्तकों का भी सृजन किया है। आपको आपके साहित्यिक योगदान के लिए विदेशों और भारत से अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजीय सरकार ने भी आपके साहित्यिक योगदान के लिए 2015 में बियर के कल्चर पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। आपने ओस्लो नगर पार्लियामेंट में 2004 से 2016 तक सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सबको कि इनके जो पुस्तकालय है जहाँ ये बैठे हैं, इनमें एक कृति पड़ी है लॉकडाउन, जिसकी चर्चा डॉक्टर शैलेंद्र ने भी की है। ये पूरे विश्व में लॉकडाउन के दौरान की पहली कृति है, पहली रचना है जिसे हिंदी भाषी व्यक्तित्व ने समझा है, जाना है, लोगों की दशाओं को देखा है, लोगों की स्त्रियों को देखा है कि किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। ये इनकी प्रथम पुस्तक है। इसके लिए मैं पूरे कन्या महाविद्यालय की ओर से आपको साधुवाद देती हूँ। तो अब मैं माननीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे सामने संबोधन दें। बहुत 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 धन्यवाद हमारी श्रद्धेय बहन आदरणीय विनोद कालरा जी, जो स्वयं भी एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं। यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी, यशस्वी लेखिका और विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कालरा जी, जैसा भी हमने संबोधित किया, और श्रद्धेय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने लॉकडाउन के अवसर पर, अवसर तो नहीं कह सकते, ये एक महामारी कोरोना संकट काल है, लेकिन इसको अवसर में बदलने का जिस प्रकार उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इसको अवसर में बदलने का कार्य किया है, वह इस बात का प्रतीत है, जैसा कि हमारी श्रद्धेय प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी ने अपने महाविद्यालय, जो केवल जालंधर पंजाब का ही गौरवमयी शैक्षिक संस्थान नहीं है बल्कि पूरे भारत का है, उन्होंने अपनी बातचीत में बताया, परिचय में जब अपने विद्यालय का परिचय देते हुए आज कार्यक्रम शुरू किया, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि जिस महाविद्यालय में 5 राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने उपस्थित रहकर वहाँ की शिक्षा और शैक्षिक जानकारियाँ प्राप्त की, वह वास्तव में बहुत बड़ा साहित्यिक संस्थान है विश्व का।
और मैंने कुछ चीजें नोट की हैं जो अभी हमारी प्राचार्य जी ने कहा, कुछ शैलेंद्र जी ने कहा और कुछ विनोद जी ने पहले बातचीत में कहा था, तो मैं भूल ना जाऊं तो मैं उसको पहले कह दूं, फिर मैं अपनी वो बात शुरू करता हूं जिस प्रकार से हम बात करने के जो हमें विषय मिला उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि दक्षिण एशिया में हमारी केंद्र की भाषा के रूप में है, हमें श्रद्धेय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है। हिंदी को राजनयिक, डिप्लोमेटिक और अनुवाद की भाषा बनानी है, और इसमें आपका शैक्षिक संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट नोट किए हैं, क्योंकि अगर आपका शैक्षिक संस्थान और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना सरकारी सहयोग के भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें आपको डिप्लोमेटिक विदेशी सहयोग भी शायद मिल जाए। वो किस तरह से कि जैसे कि हिंदी वैश्विक भाषा, संपर्क भाषा है ही, और भारतीय राजनयिकों की भाषा कैसे बनाई जाए और आपके संस्थान में वो क्यों आए, भारत के किसी और संस्थान में वो शिक्षा नहीं है, और उसके लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया, फिल्म, टीवी, समाचार पत्रों, राजभाषा, तकनीकी भाषा, आप शब्दकोश की भाषा अपने महाविद्यालय के तहत बना सकते हैं। वो ऐसे कि जो शोध करने आएगा किसी भी विषय पर, उससे अपना शब्दकोश तैयार करवाएं। और शब्दकोश तैयार कराने में जो सरकारी शब्दकोश तैयार होते हैं, जैसा कि मेरा अनुभव है मीटिंगों के माध्यम से, इसमें शैलेंद्र जी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय यह है आज का कि वैश्विक संदर्भ में जो है हिंदी दशा और दिशा, तो राजभाषा के रूप में जिस भी तरह है, लेकिन तकनीकी भाषा, शब्दकोश की भाषा, और मैंने जो आज बात आपकी की राजनयिक और डिप्लोमेट की भाषा कैसे बन सकती है, ये तभी बन सकती है कि जब हिंदी अपने गुणवत्ता के हिसाब से अपने पाठ्यक्रमों को और उनके तकनीकी और बहुत सी पुस्तकें भी लाए। और वो तभी संभव है कि जब हमारा जो पढ़ने वाला शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, चाहे मेरी बिटिया लोग हैं, चाहे बच्चे लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपनी हिंदी भाषा में बहुत प्रवीणता हासिल करें, और अगर उनकी मातृभाषा पंजाबी है उसमें भी प्रवीणता हासिल करें, और उसी के साथ साथ आप उस भाषा में भी प्रवीणता हासिल करें जिसके माध्यम से आप दूसरे शिक्षार्थियों से अधिक प्रवीण होंगे। और आपको, अगर आप कहीं अपना आवेदन करते हैं नौकरी के लिए, जब उन्हें मालूम होगा कि आप हिंदी में तो प्रवीण है ही, अपनी मातृभाषा में प्रवीण है ही, लेकिन जिस देश के डिप्लोमेट की बात हो रही है, या जिस भाषा के साथ आपका समन्वय की बात हो रही है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, तो उस भाषा में भी प्रवीणता हासिल करें। तो मेरा तो अपना ये सुझाव है, सुझाव देना और बुराई करना आसान है, लेकिन ये संभव है। वो संभव इसलिए है कि जिस प्रकार जर्मनी ने हमारे भारत में देहरादून में एक अपना संस्थान स्थापित किया है, जिसमें भारत के जो पहले से ही पीएचडी स्कॉलर हो चुके हैं और दूसरे डीलिट हो चुके हैं, उनको 3 साल की शिक्षा देते हैं अपने यहाँ, और उस शिक्षा में वो अपना जर्मनी भाषा की शिक्षा देते हैं और अपनी संस्कृति और वो सब 3 सालों में सिखाते हैं। उसके बाद वह जर्मनी में और दूसरे यूरोपीय देशों में नौकरियां देते हैं विश्वविद्यालयों में, और जर्मनी जो है इसमें लॉबी का काम कर रहा है, यानी सरकार के तौर पे भी और उनकी संस्थान जो भाषा को बढ़ाते हैं उनके तौर पे भी। तो यहाँ पर हम ये हमें शैलेंद्र जी ने जो शुरू में सुझाव दिया, तो उसको हम प्रायोगिक रूप से ये बातें कह रहे हैं। और जब कभी लॉकडाउन हटेगा, हम और शैलेंद्र जी फिर आपके महाविद्यालय आएंगे। शुक्ल जी, थोड़ा आवाज नहीं आ पा रही है, अचानक डिस्कनेक्ट हो गई आवाज।
अब देखिए आवाज आई? अब आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करें। आज जब कोरोना महाकाल में आपके महाविद्यालय ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है और वह सूचनाएं और वह सलाह जो श्रद्धेय शैलेंद्र जी के द्वारा और मेरे द्वारा अभी दी गई है, ये सलाहें और ये बातचीत राजनयिकों के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। ये हम राजदूतों के माध्यम वाली बात नहीं कहा। मैंने ये बताया कि जब भारत के मिनिस्टर्स आते हैं तो हमारी उनकी भाषा और जो विषय और पंक्तियां कुछ और होती हैं, जब राजदूत से बात होती है वो और होती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हिंदी को राजनयिक, डिप्लोमेटिक और रोजगार की भाषा, जैसे कि अगर हमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया को जोड़ना है तो हमें वहां पर हमारे हिंदी भाषी को वहां रहकर तमिल भी सीख के जाना होगा, और तमिल इसलिए भी सीखना और इंडोनेशिया की भाषा में भी प्रवीण होना पड़ेगा। और कहा जाता है कि 6 महीने से 6 साल तक जो बच्चा होता है 4 से 6 भाषाएं सीख सकता है, और फिर जब हम बड़े होकर 2-3 भाषाएं तो हमें आती ही हैं भारत में रहकर, फिर ये भाषाएं आसानी से आ जाती हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग विदेशों में जाके संघर्ष करते हैं उन्हें ये सारे संघर्ष करने पड़ते हैं बाद में, लेकिन अगर ये संघर्ष पहले ही करके जाएं तो वह राजनयिक के दूत, राजनयिक सेक्रेटरी या दूतावासों में काम दिया जा सकता है उन्हें। जैसे कि कुछ देशों में जैसे हमारे यहाँ राजदूत हैं, इधर दूतावास है, दूसरी जगहों में दूतावास है, जिस तरह भारत सरकार कुछ देशों में अपने शिक्षक भेजती है विश्वविद्यालयों के स्तर पर या अपने डिप्लोमेट भेजती है सांस्कृतिक, तो उसी प्रकार जो है यहाँ के देशों के लोग भी हमारे दूतावास को सहयोग करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से। चलिए, ये मैंने आपको ये बात की, मैंने कहा ये मैं भूल ना जाऊं, ये मैंने नोट किया। और आपका महाविद्यालय पहले से ही बहुत प्रयासरत है, क्योंकि कन्या महाविद्यालय जालंधर का एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है। नॉर्वे में ही नहीं, यूरोप में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपके यहाँ के पढ़े हुए शिक्षार्थी जो है बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है, हालांकि उनको जब आप कभी जोड़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। अब मैं आ रहा हूं अपनी बात पर। यह बात सही है कि जो कोरोना काल में पहला काव्य संग्रह जो आपने भी चित्रित किया और शैलेंद्र जी ने भी चित्रित किया, मैं उसकी 1-2 रचनाएं आपको सुनाता हूं। और उसका कारण है सुनाने का कि आज न्यू मीडिया के माध्यम से हमारी जो नए लेखक हैं, हमारे साहित्यकार हैं और भी राजनयिक हैं, गायक हैं, गायिकाएं हैं, उन लोगों की आवाज आप लोग पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब आज प्रेमचंद जी की आवाज नहीं जानते, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग कब कैसे हुई, कहाँ हुई, और उस समय केवल रेडियो का दौर था। अब उसके पहले और भी बहुत से हमारे लेखक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी भी आवाज हमारे पास नहीं है। तो कम से कम आज अगर ये कुछ कविता 1-2 हम सुनाते हैं तो उससे कम से कम उस लेखक की आवाज आपके पास दर्ज हो जाएगी जो आपके यहाँ वेबिनार में सम्मिलित हुआ है। एक बात और कि प्रवासी साहित्यकार के रूप के अलावा जो मुझे प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मिलित होकर दुनिया भर के भारतीय जो अपने अपने देशों में राजनीतिज्ञ हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्थानीय पार्लियामेंट के सदस्य हैं या पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनसे मिलना हुआ है और वहाँ के पूंजीपतियों, कारपोरेटरों से मिलना हुआ है। एक बात यहाँ कहना चाहते हैं, हालांकि यहाँ का विषय नहीं है ये विषय, जो है अगर कोई केंद्रीय मंत्री या कोई राष्ट्रपति भारत का अगर सीधे मुझसे बात कर रहा हो, ये उस समय का विषय है, लेकिन बता देना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों से बातचीत होती है यहाँ पर, तो हम लोग एक लॉबी का काम करते हैं। नॉर्वे में रहकर भारत और नॉर्वे के बीच लॉबी का काम करते हैं, जिसके लिए अरबों रुपया भी खर्च किया जाता है कई बार समय पड़ने पर, और वो बात नहीं बन पाती है। तो हम लोगों को भारत सरकार और जो शैक्षिक संस्थान है अधिक से अधिक प्रयोग करें और उसका लाभ उठाएं, कि जैसे कि नॉर्वे में कोई आपके शिक्षा संस्थान का या शिक्षार्थी आए तो वह यहाँ पर सिस्टम को जान सके, तो उसमें हम उन संस्थानों में लेके जाएंगे। जब कई बार जो है हमारे भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार के लिए भी संभव नहीं होता कि वो 1 या 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उन संस्थानों से मुलाकात करा सके, क्योंकि नॉर्वे में जैसे 14 दिन का समय लिया जाता है अगर किसी दूतावास से चिट्ठी आती है उसका जवाब देने या उसको किसी भी राजनयिक के साथ मीटिंग कराने में। इसमें अपवाद भी है, मैं उधर नहीं जा रहा,
तो अब मैं वापस आ रहा हूं कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय साहित्यकार हैं, कोई भी साहित्यकार हैं, अपने साहित्य का तो प्रचार करें, लेकिन अगर वह अनुवाद के माध्यम से और वह राजनयिक यानी अपने राजनीतिक संबंधों के माध्यम से हिंदी को और देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी को हम रोजगार की भाषा उतनी तेजी से और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा सकेंगे जैसा कि हम आज बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो है हमें निजी सीधे सीधे शिक्षार्थियों से और शिक्षा संस्थानों से जुड़ना चाहिए। उसका एक और फायदा ये है कि हम उनसे सीधे जुड़ने के कारण ऐसा होता है कि वो चीज इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो चीज जो है क्रियान्वयन होता है, क्योंकि कोई भी शिक्षा संस्थान नहीं चाहेगा कि उसके जो है शिक्षार्थी बिटिया लोग या बेटे लोग उनको आगे चल के जॉब ना मिले, उनको नौकरी ना मिले। और हिंदी को चूंकि ये जन जन की भाषा है, आप सभी को पता है कि व्यावसायिक भाषा भी है, क्योंकि अगर हिंदी हम और शर्मा जी मॉरिशस गए और बर्मा साथ गए, तो हम लोगों ने देखा कि जिन दुकानों में गए, जब उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग भारत मूल के लोग हैं, भारतवासी हैं, तो वहां पर हमें हिंदी बोलने वाले मिल गए, बर्मा में भी मिल गए और मॉरिशस में मिल गए। इसी प्रकार अगर आप पेरिस के एयरपोर्ट पे जाएं और इंग्लैंड के किसी एयरपोर्ट पे जाएं और कनाडा के किसी एयरपोर्ट पे जाएं, तो भी आपको भारतीय लोग मिल जाएंगे और भारतीय भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। जिस प्रकार हमने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि में हिंदी के साथ तमिल भाषा या दक्षिण भारतीय भाषाओं के सीखने की बात कही, उसी प्रकार जो कनाडा जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह लोग जो है पूर्व ही कम से कम पंजाबी का थोड़ा सा ज्ञान और कम से कम मौखिक और वो ज्ञान लेकर के जाएं, क्योंकि आपके पास हिंदी है, हिंदी में आप प्रवीण हैं, हिंदी में आपने शिक्षा प्राप्त की है, हिंदी में आपने जो गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त की, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। और अगर पंजाबी का ज्ञान पूर्व आपको हो जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, ये निजी उदाहरण है और आपके मुझसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। जब मैं नॉर्वे आया 26 जनवरी 1980 को, आज से लगभग 41 साल पहले, 41 साल पहले जब आया, तो उसके एक महीने बाद मुझे यहाँ नॉर्वे में उस समय एक हिंदी पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था परिचय। परिचय जो है हिंदी और पंजाबी में थी। ये स्कैंडिनेवियाई देशों की और नॉर्वे की पहली हिंदी पत्रिका है, जिसमें हिंदी के साथ पंजाबी भाषा में भी छपता था। अब यहाँ पर संपादन करने के कारण अब मुझे ये जरूरी हो गया कि मुझे पंजाबी पढ़ना भी आए, गुरुमुखी पढ़ना भी आए, यानी जिसको लिपि को हम गुरुमुखी भी कहते हैं। तो वह लिपि मैंने सीखी। तो अब कम से कम ये हो गया कि जो लेख इसमें छपने आते थे, उसमें हम पढ़ तो सकते थे उसमें क्या लिखा जा रहा है। एक संपादक को बिना पढ़े हुए नहीं छापना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि विदेशों में रहने वाली पत्र पत्रिकाओं को ये भी प्रयास करना चाहिए, कम हिंदी या कम पंजाबी जानने वाले लोगों को भी उसमें स्थान देना चाहिए। जैसे कि कोई भी भारतीय भाषा का जानने वाला व्यक्ति हो, उसको संपादक को और उस संस्थान को उससे बहुत स्नेह से बातचीत करके आप ऐसी सेवा करनी चाहिए कि वह जो है एक सेतु का कार्य करे, केवल एक संपादक बन के कार्य न करे, जैसे कि भारत में आजकल हो रहा है, जब लेखकों और संपादकों के बीच में संवाद कम हुआ है, लेखकों और पाठकों के बीच में संवाद कम हुआ है, जिनकी पहुंच जो नए मीडिया यानी टीवी, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इन लोगों से है, तो वो तो सीधे सीधे पाठकों से जुड़ पाते हैं, बहुत से लोग और पाठकों से नहीं जुड़ पाते हैं। आइए हम आपको कविताओं का रसास्वादन कराते हैं। सबसे पहले एक कविता जो कवर पृष्ठ पर लॉकडाउन के छपी है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। एक छोटी कविता। मौन बीमारी। दुनिया हादसों की आदी हो गई, जैसे प्रजातंत्र में मौन बीमारी हो गई। तर्क और सवाल बेहतर व्यवस्था लाएंगे, वरना हमेशा की तरह हाके जाएंगे। भूख से प्लेटफॉर्म पर मरी मां को 2 साल का बालक जगा रहा, उसे लगा सरकार भी उसे मां की तरह छोड़कर चली गई। रेल में यात्री जिंदा चढ़ते हैं, शव बनकर निकलते हैं, हम ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी के साथ एक बात और कहें कि हमने जब देखा कि 100 वर्ष पहले जब महामारी आई थी, तो नॉर्वे ने जिस प्रकार तरक्की की, तो उससे ये लगता है कि आज हमारे लिए भी वो अवसर आ गया है कि हम भी उसी प्रकार तरक्की कर सकते हैं। 1930 में नॉर्वे जो है बहुत गरीब देश था। आज नॉर्वे जो है काफी अमीर देश माना जाता है, खासकर शिक्षा में, और यहाँ पर 100% साक्षरता है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, चाहे वो 50 वर्ष की महिला या पुरुष ही क्यों ना हो, अगर
वो माता पिता के रूप में कैसे भी यहाँ आता है, और वो अगर उसकी आयु जो है रिटायरमेंट से ज्यादा नहीं होती है, जो यहाँ 67 और 70 साल है, तो उसे यहाँ पर यहाँ की भाषा सिखाई जाती है, अगर उसको यहाँ वीजा चाहिए होता है। उसके लिए नहीं, लेकिन और कारणों से उसका कारण यह है कि 100% साक्षर उसको कराना है। तो यहाँ उसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक बराबरी। तो भारत में भी जो आज एक इतना अच्छा अवसर आया है, और इसको राजनयिक रूप से कैसे भी करना है वो आपको देखना है, लेकिन 50% जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया की संसदों में नहीं होगी, स्थानीय निकायों में नहीं होगी, केवल पंचायत और गांव के चुनाव तक सीमित रहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमने पंचायतों में देखा है कि जो प्रधान पुरुष होते थे, उन्हीं की पत्नियां या उन्हीं की बेटियां ज्यादातर उसके प्रधान हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बदलाव संसद से और बहुत से शिक्षा संस्थानों में जरूरी है। जैसे कि कन्या महाविद्यालय एक महिलाओं का कॉलेज है, तो और जिस तरह से पूरे भारत में यहाँ के पढ़े हुए लोग आगे गए हुए हैं, और भी संस्थानों के गए हैं, उसी प्रकार पूरी दुनिया में हिंदी जो है, इस माध्यम से कहना चाहते हैं, हिंदी मेरी इच्छा है और मुझे आशा भी है कि हिंदी जो है पूरी दुनिया की एक संपर्क की भाषा बने। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आज शायद इसीलिए सेमिनार भी रखा गया है कि विश्व में हिंदी दिशा और दशा। लॉकडाउन में माँ, एक और कविता है लॉकडाउन में माँ। और दूसरी बात ये जो हम लोगों को अनुवाद करने का, जैसे लॉकडाउन को नॉर्वेजियन भाषा में और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रहा है, और उसी के साथ साथ खुशी की बात है कि हमारे पटल पे विनोद कालरा जी भी हैं। इन्होंने भी बहुत से अच्छी अच्छी रचनाओं का अनुवाद किया है, ये भी अनुवादरत हैं। उसी प्रकार जो है मेरी लॉकडाउन का ये जो पंजाबी, मराठी और तमिल भाषा में अनुवाद हो रहा है, और ये जो बंगला है उसमें भी बातचीत चल रही है। उसी के साथ नॉर्वेजियन भाषा में इसका अनुवाद होने के साथ साथ दूसरी भाषाओं में अब आ जाएगा। वैसे अनुवाद होना जरूरी इतना नहीं था, लेकिन यहाँ रह करके हमें जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। यहाँ रहकर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, और हमें यहाँ पर अपने वो मालूम है, क्या नाम है, अपनी हदें मालूम है, हमको हदें मालूम है, और उन हदों के कारण हम अच्छा साहित्य लिख पा रहे हैं। जैसे कि जो लॉकडाउन के समय में जो कार्य हो रहा है, उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। भारत में जिस प्रकार का भी आंदोलन आज चल रहा है या पहले चल रहा था, तो भारत में भारतीय भाषाओं में वो पुस्तक प्राप्त नहीं होगी। अभी आप ऑक्सफोर्ड के जो प्रकाशन से बात करें, तो 2 पुस्तकें प्रकाशित होकर आ गई हैं। हम 600-800 रुपए दे करके उनसे पुस्तकें लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को चाहिए कि डिप्लोमेट और राजनयिकों की भाषा एक शैक्षिक माध्यम से हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए, मैंने शिक्षा बहुत दे दी, जो मेरा काम नहीं है वो आपके संस्थान का काम है, और मेरी बातचीत से अगर किसी को कोई सहमत ना हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो उंगलियां हैं वो 5 अलग अलग होती हैं। हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, लेकिन हम सब मिल करके ही गुलदस्ता बनते हैं। लॉकडाउन में माँ, ये जो है 101 पृष्ठ पर लॉकडाउन पुस्तक में संग्रहित है। सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर तय कर रही माँ, ब्रिटेन में कोरोना से पीड़ित माँ, जन्म देकर खुद चल बसी। भारत में जन्म देकर कोरोना पीड़ित माँ अपनी संतान से वीडियो में कर रही संवाद। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अपने बच्चों को घास खिलाने पर थाने में पेश होती माँ। कश्मीर में महीनों कर्फ्यू में खिड़की से अपने बच्चे को दुनिया दिखाती माँ। अपने बच्चे को दूध पिलाती, दुनिया की अनेक जेलों में बंद, कोरोना से बचाने के लिए हाथ सिलाई मशीन से मास्क सिलती माँ। महिलाओं की आधी आबादी होने फिर भी संसद तक आधा प्रतिनिधित्व नहीं ले सकी औरत, अब बच्चों को पालना छोड़कर राजनीति में उतरने की सोच रही औरत, शायद कुछ समय तक औरत नहीं बनेगी माँ। तो ये एक रचना थी, और इसी के साथ मैं आपको एक रचना और सुनाता हूँ, जो लघु कथा है, विदेशी माल। और ये विदेशी माल लघु कथा जो है, अभी कुछ समय पहले दुनिया में विदेशी सामानों का बहिष्कार की बात आई,
और जब हम विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करें तो कम से कम हम अपने देश में वह सामान जो है उत्पन्न करना, पैदा करना शुरू कर दें और नहीं तो फिर वो जो है बेईमानी होगा, तो उसको उसकी तरफ एक इशारा करती है, शायद आपका मनोरंजन भी करेगी, आपको पसंद भी आएगी। तो ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा, विदेशी माल। लघु कथा या मिनी कहानी कहिए। देशी बनाम विदेशी की चर्चा जोरों पर थी। अचानक देशभक्ति को देसी और विदेशी के बीच में बांट दिया गया। जब से पिताजी ने अवकाश प्राप्त किया है, कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं और अम्मा से ऐसे उलझ जाते हैं कि जैसे वह ही मुद्दे के केंद्र में है। अम्मा ने जब पूछा, क्यों आसमान सर पर उठाए हुए हो? अरे भाग्यवान, तुम्हारा बेटा मोबाइल फोन की रट लगाए है और ये मोबाइल फोन विदेश के बने हैं। विदेशी चीजें हमें पसंद नहीं। चलो अच्छा है कि तुम भी विदेशी बीबी की फरमाइश नहीं करते। अम्मा ने पिताजी पर तंज कसते हुए कहा, तुम हर बात को हवा बना देती हो, चाहे जितनी गंभीर बात क्यों ना हो। जानती हो, इस बार दिवाली में पड़ाके नहीं लेने हैं, आतिशबाजी नहीं लेनी है। ये सारे पड़ाके आतिशबाजी विदेशी हैं, ये चीन के बने होते हैं। देखो जी, बहिष्कार करना है तो सभी विदेशी चीजों का करो और खुद भी वह सब बनाना शुरू करो जो विदेशी बनाते हैं। पत्नी ने नहले पर दहला दे दिया था, यानी माँ ने नहले पर दहला दे दिया था। पिताजी ने आव ना देखा ताव और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, लो आज से मैं घड़ी नहीं पहनूंगा। यह घड़ी विदेशी है और यह चश्मा अभी नहीं उतारूंगा जब तक भारतीय फ्रेम वाला चश्मा न बनवा लूं। कहकर पिताजी कुछ चिंतित दिखे। जैसे कहावत है ना कि नाई के बाल सामने आते हैं। अम्मा ने मुझे आवाज दी, सुनो शरद, खबरदार, आज से घर में विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं होगा। तुम भी विदेशी चीजें यहां लाकर जमा करो। तुम्हारे पिताजी ने विदेशी वस्तुओं के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा है। हाँ हाँ ठीक है अम्मा, कहकर मैंने भी अपना थैला लैपटॉप मेज पर रख दिया। मन ही मन मेरे मुख से हंसी निकलने को बेताब थी, पर पिताजी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया था। अब बारी आई मेरी बहन माधवी की। माधवी बड़े तैश में थी। उसने अपना प्यारा चश्मा, जूते, बेल्ट मेज पर जमा कर दिए और सर झुकाकर खड़ी हो गई। अम्मा ने पूछा, क्या बात है, मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? मेरी बहन माधवी कुछ न बोली। मैं भांप गया, क्या बात है? माधवी मॉडलिंग करती है और उसने विदेशी पोशाक पहन रखी थी। माँ ने पूछा, बता बेटी क्या बात है? पिताजी के विदेशी सामान के बहिष्कार में भाग लेने में कोई अड़चन है? मैंने कहा, माँ यह क्या बतलाएगी? मैं बताता हूं। पिताजी का विदेशी सामान के बहिष्कार का आंदोलन हम सबको नंगा करके रहेगा माँ। पिताजी नंगे होने वाले नहीं। बोल बेटा क्या बात है? माँ ने पूछा। माँ, तुम्हारी बेटी यानी मेरी बहन ने विदेशी पोशाक जो पहन रखी है वह नंगी हो जाएगी माँ। घर की इज्जत। और माँ, मैं कुछ बोलता कि माँ बीच में ही बोल पड़ी। मैं तो कहती हूं, अब विदेशी माल के बहिष्कार की बात छोड़ो, अपनी इज्जत बचाने की बात सोचो। पिताजी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे, मानो उनका मौन ही सबसे बड़ा जवाब था। तो ये आपको हमने ये एक अपनी लघु कहानी सुनाई जिसका नाम था विदेशी माल। और जो विदेशों में रहने वाले बहुत से साहित्यकार रह रहे हैं, तो उनमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो उस देश में जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार की संस्कृति और राजनीतिक सिस्टम है, उसको अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं के माध्यम से लिख कर लाते रहे हैं। अभी मैंने देखा कि इस वेबिनार में लवलीन कौर जी भी जुड़ी हुई हैं और लोग भी हैं जो आपके महाविद्यालय से भी जुड़े हैं और जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से भी लोग जुड़े हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों और गुरु नानक विश्वविद्यालय में भी मेरे साहित्य में शोध हो चुका है और भी एक दो विश्वविद्यालय हैं पंजाब के, वहाँ भी हो चुका है। खैर, तो हम लोग जो यहाँ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब शुरू में भारतीय लेखक आए, उनमें बहुत से लेखक आए, तो मैं पहले उर्दू के कुछ लेखकों की नाम ले लेता हूँ।
जैसे कि रामलाल आए। रामलाल जो है 60-70 के दशक के एक बड़े लेखक हुए हैं उर्दू में। कुरातुल इन हैदर का आपने नाम सुना होगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वहाँ की धार्मिक पुस्तक के बाद अगर किसी कोई पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकी तो वो कुरातुल इन हैदर की पुस्तक है। वो भी यहाँ आई। इसी प्रकार और बहुत से लेखक आए। अमृता प्रीतम जी जो पंजाबी की एक अच्छी लेखक रही हैं, जो दुनिया में मशहूर हैं। उनके साथ मुझे 3 दिन साथ साहित्यिक कार्यक्रमों में और शाम को पार्टियों में रहने का मौका मिला 1985 में। तो वो लोग सब यहाँ आए। और जो शुरू के लेखक थे, इसमें अमृता प्रीतम जी तो खैर बहुत ब्रॉड माइंडेड लेखिका थी और उन्हें काफ़ी जानकारी विदेशों की भी थी। उसी प्रकार कुरातुल हैदर जी को भी थी। लेकिन बहुत से ऐसे रामलाल जी हैं। रामलाल जी ने अपना संस्मरण लिखा तो उन्होंने जैसे किसी से मिले तो नॉर्वे में मिलने का एक तरीका ये है कि हम जैसे बिटिया लोगों के साथ गाल में गाल मिला लेते हैं या गले लगा लेते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हमें इस वहाँ गए और उनसे स्नेह हो गया या प्रेम हो गया। तो असल में यह जो साहित्य में जो प्रवासी साहित्यकार जो रचनाएं लिख रहे हैं, कृपया हड़बड़ी में ना लिखें, इन सब चीज़ों का कम से कम वर्णन ना करें। आते हैं अपना 1-2 साल के लिए हम लोग नौकरी के लिए। जब तक हम यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की चीज़ों को सही तरह से समझ ना लें, अपने साहित्य में प्रयोग ना करें। दूसरी बात, कुछ मामले में हड़बड़ी का साहित्य हम कह सकते हैं, कुछ मामलों में नहीं कह सकते। माना कि आज एक स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर उस स्थिति का वर्णन हमने नहीं किया, तो कल जब डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में हमारा देश या यहाँ का देश निर्णय लेगा, तो उनको पता चलेगा कि एक प्रवासी का के विचार क्या हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि उसे अपनी हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएँ, चाहे वो पंजाबी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई भी हो, तो उसके साथ-साथ उस देश की भाषा का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय लोग जो नॉर्वे में बसे हुए हैं, नॉर्वे एक दुनिया में सबसे उत्तर में बसा हुआ एक सुंदर, छोटा, विकसित और समृद्ध देश है। ये विकसित मैं आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं कह रहा। मैं ये विकसित इस रूप में कह रहा हूँ कि नॉर्वे के पार्लियामेंट में 40% महिलाओं को का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी की जब एक लिस्ट बनती है, यहाँ पर चुनाव का तरीका अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कि प्रतिशत जिस पार्टी को जितना मिला, उस पार्टी को उस प्रतिशत के हिसाब से सीटें मिलती हैं। तो माना कि प्रतिशत किस प्रकार से पार्टियां तय करेंगी, तो यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में पहले जैसे अगर लड़की का नाम हुआ, फिर एक लड़के का, यानी एक पुरुष का और नारी का नाम, फिर उसके बाद पुरुष फिर नारी, फिर पुरुष फिर नारी, इस तरह से लिस्ट बनती है। और जब उस पार्टी को चुनाव मिलता है वोट, तो उसके आधार पर वो चुन लिया जाता है। यहाँ पर एक और चीज बहुत अच्छी है, वो प्रजातंत्र के रूप में जानने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदी को रोजगार की भाषा बना करके आगे चलकर खुद भी डिप्लोमेट बनना है, खुद भी राजनयिक बनना है। आने वाले 10-15 साल के बाद अगर भारत का विकास सही तरीके से हुआ, आज की स्थितियों से हम लोगों ने सीखा और भारत को 100% साक्षर बनाया, और भारत में और दूसरे बहुत से देशों में, विकासशील विकसित देशों में, जहां पर अभी भी महिलाओं को 50% भागीदारी नहीं है, अगर ये हो गई और पूरा पूर्ण साक्षर हो गए, तो मुझे पूरी आशा है कि 10-15 साल में भारत भी बहुत आगे आ जाएगा। तो उस समय के लिए जरूरी है कि सभी या नॉर्वे में 40% महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्थानीय पार्लियामेंट में स्थान तो है ही। इसके अलावा ये कंपलसरी है, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, सबकी कार्यकारिणी में 40% महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन लोगों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। ये कान खोल करके सुन लें। उसी प्रकार विद्यालयों में, चाहे वो लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो, 40% महिलाओं को भागीदारी जरूरी है। और 40% से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो गई तो उसमें कानून नहीं है कि नहीं होनी है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी और लेबर पार्टी, 2 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक पार्टी में 50% महिलाओं को भागीदारी दी है, और कहीं कहीं ये 50% से भी ज्यादा बढ़ के है। हम अगर अपनी राजनीतिक पार्टी में एक बार भी महिलाओं की बुराई कर दें और उनको लगे कि मेरा रुख जो है महिलाओं के विरुद्ध है, तो हमारी पार्टी जो है महिलाओं और बच्चों के लिए मानी जाती है। तो समझ लीजिए मेरा कैरियर क्या होगा। इसलिए हमें अंतरात्मा से
इन सब चीज़ों को सीखना है। उसी प्रकार जो हिंदी साहित्य की बात आई कि जो हमने आपको बताया कि हमें जो शब्दकोश बनाने चाहिए, तो मैं विदेशों के लोग अगर यहाँ जुड़े हुए हैं या हमारे शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, तो उनको चाहिए कि शब्दकोश निजी तौर पे शब्दकोश बनाने का प्रयास करें, लेकिन किसी का पीछे अपनी अपनी पीठ पर उसकी सहयोग ज़रूर ले लें। चाहे किसी शिक्षा संस्थान का लें, चाहे जैसे, क्योंकि भारत में जो शब्दकोश हैं, उनकी परंपरा पुरानी तरीके से है और मेहनत करता है विद्वान, आखिर में एक आदेश आ जाता है, नहीं इस तरह के शब्द नहीं जुड़ेंगे। तो ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राजनीतिक प्रश्न होने के कारण हिंदी जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है और भारतीय भाषाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हमारे शब्दकोश जो है ज्ञान के रूप में उतनी रूप से आगे नहीं आ पाए हैं जितने आगे आ सकते हैं। ज्ञान के रूप में मेरा मतलब उनके साहित्यिक ज्ञान की बात नहीं है, सामयिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल ज्ञान, और उस ज्ञान जिसके आधार पर हम आगे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमें हिंदी और भारतीय एक भाषा और एक जिस देश में जा रहे हैं उसकी एक भाषा के साथ-साथ एक विदेशी भाषा पहले से ही सीख के जाना चाहिए। अगर हम हिंदी में प्रवीण होंगे, हम अपनी मातृभाषा में प्रवीण होंगे, तो हम दूसरी भाषा में आसानी से प्रवीण हो सकते हैं। दुनिया के सारे शिक्षाविद इस बात से सहमत हैं कि अगर बच्चे को मातृभाषा में बेसिक शिक्षा प्रदान की जाती है, दी जाती है, तो वह दूसरी भाषाओं में भी वह प्रवीण हो जाता है। और ये भी देखा गया है, जिस बच्चे ने अपनी मातृभाषा में बेसिक शिक्षा प्राप्त की है, तो वह जो है दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्रवीण होता है गुणवत्ता में और क्वालिटी में, क्योंकि उसको जो है समन्वय स्थापित करना बहुत बेहतर आ जाता है और दोनों भाषाओं के साथ-साथ उन भाषाओं हर भाषा के साथ उसकी संस्कृत और उसके विचार-विचार और उसकी बैकग्राउंड जुड़ी होती हैं, जिसमें उसको समन्वय करने में काफ़ी आसानी होती है। और नॉर्वे में जो हमें यहाँ पर जैसे कि हमारी प्रोफ़ेसर विनोद कालरा जी जो स्वयं भी बहुत अच्छी लेखिका हैं और कहानीकार भी हैं, कविताएँ भी लिखती हैं। अभी उनका एक कविता संग्रह आ रहा है, उसके पहले कहानी संग्रह आ चुका है जो उन्होंने हमें जब विद्यालय में महाविद्यालय में हमने विजिट किया था, यानी जब आए थे तब दिया था। तो जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्पाइल दर्पण, ये पत्रिका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पाइल दर्पण ये पत्रिका है, तो ये 32 वर्षों से निकलती है। लेकिन ये हम लोगों को यहाँ प्रकाशित करने का मौका मिलता है मातृभाषा के रूप में। ये हिंदी मातृभाषा के रूप में इसको प्रकाशित करने का मौका मिलता है। उसी प्रकार एक ये वैश्विका है, जो पहले पत्रिका दिखाई थी, वह जो है नियमित पत्रिका है, ये अनियमित है। अनियमित का मतलब ये 1 या 2 अंक निकलते हैं साल में और इसके कम से कम मिनिमम 4 निकलते हैं और वैसे 6 निकलने चाहिए। तो ये इस तरह से है। और आपको और भी दिखा दें, जब शुरू में हम निकालते थे स्पाइल, तो देखिए हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखते थे। अब देखिए शुरू में हमने पंजाबी में निकालना शुरू किया। पंजाबी और नॉर्वेजियन और हिंदी में। लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा कि पंजाबी भाषा में मुझे सहयोग नहीं मिला। मैं पंजाबी का अच्छा लिखने वाला नहीं हूँ। आज भी मैं कहता हूँ और लोगों को यहाँ प्रेरित कर रहा हूँ कि कृपया पंजाबी में भी अपना एक अंक निकालें, यहाँ पत्रिका निकालें, मैं उसमें सहयोग दूँगा। और अगर 1-2 पेज निकालना चाहें, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर भारतीयों की संख्या यहाँ पर किसी और भाषा जिस भाषा बोलने वाले हैं, हमें उन देशों में चाहिए कि उस भाषा को साथ लेके चलें और उस देश की भाषा से जुड़ें, उसकी संस्कृत से जुड़ें और उनकी सूचनाओं से जुड़ें। और ये देखिए हाथ से सब लिखा हुआ है और ये चित्र सारे जो है इसी पत्रिका के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए गए हैं और हाथ से देखिए लिखा गया है। और चूंकि ये छपती तो उसमें ऑफसेट में थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइपराइटर भी नहीं था जब हम शुरू में लिखते थे। पंजाबी में भी देखिए, पंजाबी का सेक्शन दिखाता हूँ। पंजाबी में देखिए थोड़ा-सा जो छपी हुए पहले से कुछ होता था, तो जैसे भारत में छप चुका है या टाइपराइटर्स वहाँ इंडिया में लोगों को भेज करके कराया जाता था। उसी प्रकार जो है ये देखें, ये जो है मेरी द्वारा अनुवाद की गई एक ये जो है जिस पे इशारा कर रहे हैं, ये नॉर्वेजियन कविता है और ये इधर जो है ये डेनमार्क में जो है सागर महिला। सागर महिला यानी समुद्र की औरत नाम से हेनरी किप्सन, जो नॉर्वे के बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, जिनके नाम से नॉर्वे जाना जाता है साहित्य में। तो उन्होंने भी एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सागर महिला। मैंने उसको समुद्र की औरत कहा है, मैंने भी उसका अनुवाद किया है। मैंने इब्सन के 3 नाटकों का अनुवाद किया है और भी दूसरे प्रतीक्षित हैं। जिसमें कि पहला जो गुड़िया का घर है, वो मेरा अनुवाद बहुत पसंद किया गया, जिसको एनएसडी में भी खेला गया और लखनऊ में भी खेला गया। तो विदेशों में रहने वाले जो साहित्यकार हैं, जो अनुवाद करें, कृपया उस भाषा के
जानकार होके करें तो बहुत अच्छा है। नॉर्वेजियन साहित्य इतना समृद्ध था, इतना छोटा देश होने के बावजूद, कि विदेशों से बहुत से लोग आए, उन्होंने नॉर्वेजियन भाषा सीखी, क्योंकि क्नुथ हाम्सुन यहाँ के एक लेखक हुए हैं। और एक और बात मैं आपके इस मंच से कहना चाहता हूँ, मेरी दृष्टि है, ये दूसरे की दृष्टि होना ज़रूरी नहीं है। मैं 2 बातें अपनी बता रहा हूँ कि अगर मेरे लेखन के बारे में कोई जानना चाहे, मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहे, तो मैं 2 चीज़ों को इस तरह से मानता हूँ कि लेखन और राजनीति दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरी नज़र में लेखन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, एक चीज़। तो ये बात ध्यान रखें जब मेरे बारे में आप सोचें या बातचीत करें या हमारे लेखन को पढ़ें। दूसरी चीज़, व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। व्यक्तित्व कृतित्व को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन मेरा लेखन अच्छा है और उससे फ़ायदा हो सकता है। तो लेखन पे ध्यान दीजिए और चरित्र पे ध्यान मत दीजिए। मेरा जीवनी मत पढ़ाइए। मेरी कहानी, कविताएँ अगर अच्छी लगती हैं, उनको संदर्भ देके पढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण नॉर्वे का लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये नॉर्वे से सीखा, इसलिए आपको आगे ये बात प्रेषित कर रहा हूँ, और उसको अपने हिसाब से आप समन्वित करें या अपने हिसाब से उसको प्रयोग करें। नॉर्वे में क्नुथ हाम्सुन नाम के एक लेखक हुए हैं, जिनकी जो लिखने की भाषा बहुत अच्छी है। क्नुथ हाम्सुन जिसे KNUT लिखते हैं, तो शुरू में जो अनुवादकों ने उनको नट हाम्सुन लिखा है। उसमें बड़े-बड़े प्रकाशक आते हैं, चाहे जितना जो भारत के सबसे बड़े प्रकाशक आज हैं या सो कॉल्ड, तो उन लोगों ने भी शुरू में ऐसा छापा था। और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अनुवाद किया गया ज़्यादातर, ऐसा कि शैलेंद्र जी ने भी आपको इंगित किया था। तो क्नुथ हाम्सुन का जो व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, क्योंकि वो क्या हुआ दूसरे विश्व युद्ध में, जब हिटलर का साम्राज्य हुआ। और एक एक बात और, भारत में अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसलिए शायद, या पता भी है तो समझना नहीं चाहते, या प्रचार के माध्यम से वो असमंजस में है, जैसे कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम आपको 2 डिस्टर्ब, अलग-अलग चीज़। जी? मैं आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन समय बहुत हो गया है अच्छा, आपको। ठीक है। आपको इस वेबिनार में जोड़ने के लिए मैं कन्या महाविद्यालय को का बहुत आभारी हूँ। अपनी आचार्य जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस महाविद्यालय को ऊंचाइयां दी हैं। आपके सभी अध्यापकों ने, शिक्षार्थियों ने इस विद्यालय को ऊंचाइयां दी हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, इस प्रकार आपका संस्थान दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और विश्व का एक पहले भी केंद्र बना है और बड़ा केंद्र बने। और आज आपने मुझे अवसर दिया इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। आओ रुको यहाँ कुछ देर बंधु, समय ने बांधे यहाँ सेत बंधु, आकुल वसंत अपने गांव बंधु, मिलेगी यहाँ सबको छांव बंधु। मुझे भी आप लोगों की छाया मिली, आप लोगों का साथ मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए आपका अभिनंदन और धन्यवाद। जी माननीय, विनोद कालरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने साहित्य के साथ साथ राजनीतिक संदर्भों को भी छुआ। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से, कवि और कहानी के माध्यम से एक लेखक को दूसरों तक, लेखक की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने में मदद की है। और इस देश की, आपने ये जो बताया है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी इंसान को, व्यक्ति जो जहाँ जाने वाला है, उस देश की भाषा को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत धन्यवादी हूँ कि आप इस समय में आप हमारे साथ जुड़े और अपने वक्तव्य से हमें धन्य किया। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा सर का, और सर ने पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी रचनाओं का पाठ भी किया। अपने विषय पर तो सर प्रामाणिक और बहुत तथ्यात्मक बोले ही, और वो संवेदनाओं को जागृत भी किया। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार तहेजा। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ उनका कि उन्होंने इस वेबिनार में आकर के अपनी प्रतिभागिता जाहिर की। आशुतोष अंगिरस जी, जो शिक्षाविद हैं, भाषाविद, वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेखिका और कवित्री वीना विज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता नरेंद्र जुड़ी हैं। संजय डावर जी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आपने इस वेबिनार को बहुत सफल बना दिया अपनी उपस्थिति से। आप सब लोगों ने इसे सुना, अपने आत्मसात किया, और आभार व्यक्त करती हूँ
कि सुरेश जी का, शैलेंद्र जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें धन्य किया। भविष्य में हम पुनः मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना समाप्त हो तो हम आभासी पटल पर नहीं, साक्षात रूप में पुनः मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इससे पहले कि मैं संगोष्ठी या वेबिनार को समाप्ति दूं, उससे पहले मेरा सभी जो भी प्रतिभागी साथी हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई शंका है, अपनी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिएगा और आप बात करते हैं शैलेंद्र जी से, बात कर सकते हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी से। आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। नहीं, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया है। आप बहुत आपका वक्तव्य शैलेंद्र जी बहुत ही विचार को, मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में प्रश्न खड़ा कर देने वाला था। तो अभी भी लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से आपके वक्तव्य को सुना है और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठता, शायद उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है जो वो सुन सकें और सुनने के बाद पूछ सकें। आभारी हूँ आप सबकी, और प्राचार्य जी की आभारी हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमारे साथ जुड़ी रहीं। और मैं नॉर्वे, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल, कर्नाटक, इन सब राज्यों से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने कन्या महाविद्यालय के इस वेबिनार में, इस संगोष्ठी में भाग लिया। कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ श्री नितिन जी का, जिन्होंने तकनीकी तौर पर हमारी बहुत मदद की है, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से इस संगोष्ठी में भाग लिया है। विश्वास है आप हमारे आलोक जी द्वारा और सुरेश जी द्वारा और शैलेंद्र जी द्वारा बताए गए बहुमूल्य विचारों को अपने भीतर संजो कर रखेंगे और उसके साथ हिंदी भाषा को और भी समृद्ध कर उसका स्थान दिलाने में सफल होंगे। अब मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हुई आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। मैं अपनी आदरणीय आचार्य जी अतिमा शर्मा द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे सामने मंच पे वीना विज जी जुड़ी हुई हैं, जहाँ जिनके घरों में गोष्ठियाँ हुई हैं। मुझे भी जाने का अवसर मिला, हालांकि इस कार्यक्रम में बीच में बोलना ऐसा ठीक नहीं, लेकिन एक लाइन चलती है। और लवलीन कौर जी भी हैं जिन्होंने शोध प्रबंध भी लिखा है, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से भी लोग जुड़े। तो मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ डॉक्टर विनोद कालरा जी, कि आपने आमंत्रित किया, और जब कभी भी आप बुलाएंगे तो हम लोगों को खुशी होगी आपके साथ जुड़ने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पुनः मिलेंगे इसी विश्वास के साथ। चलते हैं, विदा लेते हैं।